गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जनाब। मंडे मुबारक। और मंडे मुबारक इसलिए क्योंकि मेरी आपकी मुलाकात एक अरसे के बाद यानी एक हफ्ते के बाद हो रही है, तो लिहाजा मेरा बड़ा दिल था कि जनाब जब मैं आपसे मिलूं तो ढेर सारी बातें करूं, बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करूं। और आप मुझे अकेले देख रहे हैं क्योंकि शुएब हमें प्रोग्राम में आगे चल के ज्वाइन करेंगे वहाँ से जहाँ पर वो मौजूद होंगे। तो प्रोग्राम के इब्तिदा में हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसकी बड़ी गूंज थी। वीकेंड पे हमने देखा कि हर टॉक शो में बात हो रही है किसकी जी, बजट की। जब बजट आता है एक सवाल बड़ा उठता है कि बजट क्या अवाम दोस्त बजट है? ये जब बजट आने वाला होता है तो हम सब कह रहे होते हैं कि क्या अवाम दोस्त बजट आएगा। जब बजट आ जाता है फिर कहते हैं, फिर सवाल उठता है ये कि क्या मौजूदा बजट अवाम दोस्त था या फिर जो बात ऐवान में हो गई है उस पर अमल दरामद होगा या नहीं। बजट की बात कर लेते हैं। माली साल 2021-22 का वफाकी बजट आ चुका है, यानी जो लोग घबरा रहे थे वो घबरा चुके हैं। जिन लोगों को तसल्लियाँ मिली हैं उनको तसल्लियाँ मिल चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आवाम को उम्मीद थी कि शायद थोड़ा सा रिलीफ होगा, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। लेकिन काफ़ी चीज़ों पर पीटीआई गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। पीटीआई गवर्नमेंट ने अपने तीसरे बजट में 900 अरब से ज़ायद सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए ये मुख्तस किए हैं। कई शोबों में मुख्तलिफ मराहत और टैक्स छूट देकर एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने तो टैक्स छूट की सेल लगा दी है। वो सेल जो हम हमेशा मार्केट में आवाज़ें सुनते हैं वो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने लगाई है। लेकिन अपोजिशन जो है इस बजट को अवाम दुश्मन करार दे रही है। ऐवान में हमने देखा कि किस तरह नून लीग की जानिब से मरियम औरंगज़ेब खड़ी थी, शाइस्ता परवेज़ मलिक खड़ी थी, बैनर्स हाथों में थे और फ़ौरन से चीखो पुकार हो रही थी और कहती थी कि बजट नामंजूर है। ये बजट अवाम के लिए कितना अवाम दोस्त है, ये अहम सवाल है। और जिन सेक्टर्स के लिए टैक्स छूट दी गई है इसका बराह रास्त आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो वो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये जो आम आदमी है ये बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि इसके वोट से ये जो ऐवानों में बड़े बड़े लोग होते हैं इनके वोटों से ही बैठे होते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगी कि आज पंजाब में, जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर पीटीआई की हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करेगी जिसका हजम 2600 अरब रुपए होगा। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि कोई नया टैक्स लागू नहीं होगा। आइंदा माली साल का बजट नए ऐवान में पेश होगा। जनाब आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रोग्राम में खान साहब की बात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद कर दी है। आलमी बिरादरी को ख़तरात से आगाह करते हुए उन्होंने मुतालबा किया है, ये डिमांड सामने रखी है कि इंटरनेट पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे से चीज़ होती जा रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब नफ़रत अंगेज़ बयानात आते हैं, कुछ वीडियोज़ आती हैं तो उन पर शायद कोई इक्का दुक्का ही बात करता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारे मुसलमानों का गम व गुस्सा होता है, लेकिन इस अंदाज़ में खान साहब ने हमेशा से आवाज़ उठाई है। दुनिया को इस इंतहा पसंदी से रोकना होगा, खान साहब का ये मुतालबा है। और सीबीसी को खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कनाडा में जो वाक़या हुआ था इंतहाई अफसोसनाक, जिसमें हमने देखा कि मुसलमानों पर किस तरह से हमला किया, गाड़ी चढ़ाई गई, यकीनन उसका जितना हम उस पर जितनी बात करें वो कम है। उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने पर भी जोर दिया है और कहा है कि कनाडा में पाकिस्तानी निजात ख़ानदान के कत्ल पर अवाम हैरान है। कि हम देखते हैं कि कनाडा एक वो मुल्क है जिनके वज़ीर आज़म की हर जगह बात होती है, जस्टिन ट्रूडो साहब की, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर जिस तरह से बयानात थे और पोस्ट थी मुसलमानों के लिए, और बताया उन्होंने कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं, किसी हद तक तसल्ली बख्श था। मगरिब में इस्लामोफोबिया के बायस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, खान साहब का ये कहना है। मगरबी ममालिक के बाज़ रहनुमाओं को मामले को संजीदगी से देखना होगा। अगर उन्हें संजीदगी का एहसास नहीं है तो फिर ये मामला मज़ीद गंभीर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात कर लेते हैं वफाकी वज़ीर असद उमर की। अच्छा, मैं अब जो आपको बात बताने जा रही हूँ ना, अब इससे आपको याद आएगा कि खान साहब भी ऐसे ही हमें गलियों में फिरते हुए नज़र आते हैं, रोड्स पे फिरते नज़र आते हैं बग़ैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद की सड़कों पर। असद उमर की हम बात कर रहे हैं, बग़ैर प्रोटोकॉल उन्होंने कराची की गलियों का दौरा किया। असद उमर ने गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और बर्न्स रोड का दौरा किया और वादा किया कि वो गुलिस्तान जौहर को टैंकर और कब्ज़ा माफिया से आज़ाद कराएंगे। अल्लाह करे ये वादा वफ़ा हो जाए, क्योंकि जितनी कराची की आवाम परेशान है इन दो चीज़ों से, शायद ही किसी और चीज़ से परेशान होगी। मुख्तलिफ मनसूबों का उन्होंने जायज़ा लेते हुए
तारीफ़ भी की और उन्होंने ये कहा कि जनाब वज़ीर आला सिंध जो हैं वो नाराज़ हैं, अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम किरदार अदा करेंगे। असद उमर जब दौरा कर रहे थे तो मैंने देखा भी ये जब टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ये आया कि बड़े मुतमईन थे, और जब उन्होंने चीज़ों का जायज़ा लिया तो लोग जो उनके इर्द गिर्द जमा थे वो कंप्लेन भी कर रहे थे, वो उन्हें बता भी रहे थे कि उनके इलाके का क्या मसला है, क्या उनके इलाके में इश्यूज़ हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि जितने भी वज़रा जब दौरे के लिए निकलते हैं तो उनके साथ ये प्रोटोकॉल नहीं होता, खान साहब के साथ भी नहीं होता। लेकिन अब अहम ये नहीं है कि आपके साथ प्रोटोकॉल है या नहीं है, अब अहम ये है कि जब आप अवामी नुमाइंदे बन के अवाम में जाते हैं और अवाम से वादे करते हैं या एक्शन लेने की बात करते हैं तो प्लीज़ उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक अफसोसनाक खबर आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हम इस पर 12 दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, शायद हमारे मुआशरे की ये चीज़ ऐसी है जो पनपती जा रही है और इस पर जितनी बात हम कर लेंगे उतनी कम है। सिंध सरकार के बारे में बात करूंगी। वडेरों का राज जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा ये कहा जा रहा था कि सिंध का पानी वडेरे चोरी कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब वडेरे आपे से बाहर हो जाए ना, यानी मैं इसको ये कहूँ कि जब उनमें शर्म और लिहाज नहीं रहता तो वो इंसान को इंसान नहीं समझते। बासर अफराद ने वेटर को शादी हॉल का वक्त ख़त्म होने के बाद कुर्सियाँ लगाने और खाना देने से इनकार की सज़ा दे दी। बासर अफराद ने हैदराबाद में गरीब वेटर को मार मार कर जान से मार दिया, यानी एक वेटर की जान। अब सोचें कि उसके घर में कितने खाने वाले हैं, कितने लोग हैं जो कि उसके मुंतज़िर थे, माँ बहन बेटी बीवी बच्चे। ये नहीं सोचा, सिर्फ ये सोचो अमीरों ने या अमीरज़ादों ने कि उन्हें इनकार सुनना पड़ा। यानी बर्दाश्त का हमारे मुआशरे में कोई लेवल ही नहीं है। खाने के इंतज़ार और जेब खर्ची की आस में बेटे नन्हे बच्चों की आहो बुका आसमान को हिलाने लगी। और क्या ये वडेरे इतने आज़ाद है कि कानून को हाथ में लेना इनके लिए बड़ा आसान है, आम सी बात है। यानी कानून नाम की इनके नज़दीक कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ऐसे इंसानी जानों से खेलने का अमल जारी रहा तो कैसे कानून की रिट बरकरार होती हुई हमें नज़र आएगी। इस तरह के मामले में तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आती। बाप के साए से महरूम इन बच्चों को इंसाफ अब कौन दिलाएगा। ये बड़ा ज़रूरी होता है इस पर बात करना, इसलिए क्योंकि जब हम बात इस पर करते हैं तो हमें इक्का दुक्का लोग नज़र आते हैं, चंद एक लोग हमें नज़र आते हैं जो कि शायद इस पे ये कहते हैं कि जी बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस पे हमेशा बात इसलिए भी की जाती है कि जो ऊपर के लेवल के लोग हैं ना, थोड़ा सा शायद वो शर्मिंदा हो जाएं, क्योंकि ये एक जो आम मामूली सा वेटर था, इससे इसका घर चलता था, इसके बच्चे जैसे बिलक रहे हैं, इसके घर में जो ख़वातीन हैं, हम ये अगर देख लें कि ये अपने घर का वाहिद कफ़ील था तो आगे घर को चलाने वाला कौन होगा। शायद हमारे अंदर अगर बर्दाश्त का लेवल नहीं है तो हमारे अंदर ये शर्म भी नहीं है और ये सोच भी नहीं है कि जब ऐसे लोगों पर हाथ उठाया जाता है ना, तो एक सेकंड के लिए अगर हम ये सोचें ना कि ऐसे लोगों के पीछे ना जाने कितने खाने वाले हैं, तो शायद हम वो हाथ ना उठाएं। आगे बढ़ते हैं जनाब, आज़मीन हज की बात करते हैं और एक अच्छी खबर यह है कि अब हरम शरीफ में आज़मीन को जमजम के लिए उठना नहीं पड़ेगा। अब आपको खुद जमजम आप तक पहुंचेगा। कैसे? रोबोट जनाब खुद जो है आप तक जमजम पहुंचाएगा। इमाम काबा ने नए मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया है और ये हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से बॉटल्स हैं और जनाब इन बॉटल्स में जमजम आप तक पहुंचाया जाएगा और जो लोग जहां बैठे हैं उन्हें वहीं पर ये सहूलत मिलेगी। लेकिन ये भी एक बात थी कि अब जो सऊदीया में है सिर्फ वही हज कर सकेंगे। खैर ये तो नसीब की बात है, जिसको बुलावा आता है जिसका जाता वही है। और जब हम इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तरक्की की, तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह लग रहे बहुत जल्द पाकिस्तान में भी देखें। आगे बढ़ते हैं जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने आपको टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर की थी। ज़रा बत्ती की बात कर लेते जो बड़ी जल्दी गुल हो जाती है। हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते एक दिन ऐसा था कि लाइट इतनी लंबी गई कि आने का नाम ही नहीं लेती। शायद कोई शाम को 8 बजे के करीब जो है वो लाइट आई और सबको ये लग रहा था कि न जाने क्या हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर अंबार लगा मीम्स का, बातों का। तकनीकी खराबियां अब दूर हो गई हैं, नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली भी मिल गई है। लेकिन कराची वालों के लिए बड़े मसले हैं। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम्स का मसला है, यहाँ पर जनाब कब्ज़ा माफिया है, यहाँ पर टैंकर माफिया है। लेकिन जब हम कराची वालों की बात करते हैं तो कराची वालों के मसले हल नहीं होते हैं। तवील लोड शेडिंग जिसकी मैंने बात की, हमने इसलिए भुगता क्योंकि हम कराची में हैं और हमने ये देखा कि किस तरह पूरा दिन बिजली नहीं आई। ये मसला भी हल नहीं हुआ जनाब कराची में। दिन हो या रात हो, बस
वक्त गुजरता है और बिजली आने का इंतज़ार होता रहता है। जिन लोगों के घर में जनरेटर्स हैं या यूपीएस हैं वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन जिनके घरों में नहीं हैं या जो दुकानदार हैं, आप सोचो उनका कारोबार कैसे चलता होगा। गर्मी के मौसम में बगैर बिजली घर में रहना मुश्किल हो जाता है। बाहर जाते हैं तो सूरज आग बरसा रहा होता है, और जब शहरियों से ये पूछा जाए कि वो बगैर बिजली के कैसे गुजारा करते हैं तो वो सिर्फ बिजली सप्लाई कंपनी के खिलाफ गुस्से में नजर आते हैं, और जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, बत्ती ना हो घर में, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है या कूलर नहीं चल रहा, पसीने में इंसान का दिमाग वैसे घूम जाता है। कराची के शहरियों का ये कहना है कि बिजली की बंदिश सिर्फ गर्मियों का मसला नहीं है, बल्कि पूरा साल लोड शेडिंग का अजाब उन्हें भुगतना पड़ता है। और ये वो बिल्कुल सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कराची में रहते हैं, हम ये चीज़ें फेस करते हैं। और सलाम है जनाब उन ख़वातीन को जो इस गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के दौरान किचन का काम करती हैं। खैर मैं तो किचन का काम नहीं करती, लेकिन लिटरली जब मेरी अम्मा किचन में होती है और घर में बिजली ना हो ना तो पूरे घर को सुनने पड़ रही होती है। शहरियों ने मजीद क्या कहा है ज़रा आपको दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं। लाइट 7.5 घंटे तो जाती है और रात को फिर जाती है 2.5 घंटे। 2 घंटे का दुरानिया था, अब हो रहा है 2.5 से 3, 3.5 घंटे का दुरानिया। इस इलाके के अंदर पूरे में लोड शेडिंग होती है, 12 महीने होती है। त्योहारों पे भी नहीं छोड़ते, बड़ी रातों पे भी जाती है। रात में बिजली आती, सुबह काम में थक थका करा और रात में फिर उठ के बैठियो, डबल ड्यूटी चल रही है। घर वाले तो पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह हंडियाँ पकाती हैं, किस तरह रोटी पकाती हैं, उनकी हिम्मत है। जब लोड शेडिंग होती है और इंतजामिया चैन से सोती है, ना बिजली है ना पानी है, हर तरफ बदनवानी है। ना बिजली है ना पानी है, ये शहर कैसे चलेगा। सिर्फ इस शहर की बात नहीं है, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जनाब बिजली की आंख मचोली जारी है। कहीं तकनीकी खराबी तो कहीं नेशनल ग्रिड में शॉर्टफॉल को इसकी वजह बताया जाता है। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि तरबेला और मंगला डैम की अगर मैं बात करूं तो वहां से बिजली की पैदावार में कमी आई थी, जबकि गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में एक रोज़ के लिए बिजली की बंदिश की अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं। इस पूरी सूरत हाल में अवाम कितने परेशान हैं, क्योंकि अवाम का ही सवाल है, अवाम का ही ये मुल्क है और अवाम के लिए ही सब कुछ होता है। बकौल वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं। ऐसी अफवाहें क्या अफरा तफरी में फैलाई जा रही हैं और इस वक्त बिजली की पैदावारी की क्या सूरत हाल है और क्या अवाम को सिर्फ परेशान करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं। तो हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे वहाब कामरान ने। वहाब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग महक, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लग रहा है आपको अभी से पसीना आना शुरू हो गया। नहीं, इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी बेहतर है। अच्छा। क्योंकि कल भी रात को शदीद बारिश हुई थी, तूफानी बारिश यालाबारी, और आज भी हल्के बादल हैं, ठंडी हवाएं हैं, तो मौसम बेहतर है। चलें, वहाँ मुझे ये बताएं कि मुल्क में बिजली की मौजूदा पैदावार और तलब कितनी है और शॉर्टफॉल में क्या कमी आ गई है? जी हाँ महक, जो कि 4-5 दिन पहले सूरत हाल थी, 4 से 5 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल था और उसकी बुनियादी वजह तरबेला और मंगला डैम से बिजली की पैदावार खासी कम हो गई थी। एक तो पानी की जो लेवल था वो कम था दोनों डैमों में, और दूसरा तरबेला डैम के एक यूनिट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की भी शिकायत आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस हो रही थी, तो शॉर्टफॉल बढ़ चुका था। ताहम अब वो जो तकनीकी ख़राबी थी तरबेला में वो तो दूर हो चुकी है। अलबत्ता शॉर्टफॉल में भी खासी कमी आई है, लेकिन जो बुनियादी मसला है वो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। शॉर्टफॉल की अगर हम बात करें तो इस वक्त औसतन 1500-2000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, तकरीबन 50% तक कमी आ चुकी है शॉर्टफॉल में। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसमें काफ़ी मसाइल हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का, गैर एलानिया लोड शेडिंग का लोगों को सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पर आप कराची की भी बात कर रहे थे, तो मैं बताता चलूँ कि विफाक कराची को मजमूई तौर पर 1200 मेगावाट बिजली दे रहा है। और के इलेक्ट्रिक के हुकाम से हमारी बात हुई, उनका ये मौक़िफ़ है कि कराची में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो हम नहीं कर रहे, शेड्यूल्ड लोड शेडिंग हो रही है, और वो भी उन इलाकों में जहाँ पे चोरी और लॉसेस ज़्यादा हैं। ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि पूरे कराची से 1200 मेगावाट की बात करें, ये यौमिया अगर मैं बात करूं कि यौमिया कितनी इजाफी बिजली की मैं बात कर रही हूँ, कराची को यौमिया कितनी इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड से दी जा रही है? 350 मेगावाट इजाफी बिजली यौमिया कराची को नेशनल ग्रिड से दी जा रही है। पहले 850 मेगावाट दी जा रही थी नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को, लेकिन तकरीबन 1-1.5 महीने से मज़ीद 350 मेगावाट के इलेक्ट्रिक को विफाक ने फराहमी शुरू कर दी है। तो मजमूई तौर पर 1200 मेगावाट जो इजाफी है अब वो के इलेक्ट्रिक को विफाक की जानिब से दिया जा रहा है नेशनल ग्रिड से। तो
के इलेक्ट्रिक के मसाइल जहाँ तक हैं ज़्यादातर वो भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं। मैं थोड़ा सा फैक्ट्स नेपरा रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक के 11 kV के मजमूई तौर पर 52 फीडर जो हैं वो ओवरलोडेड हैं। और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की बात करें तो के इलेक्ट्रिक के 2250 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि गली मोहल्लों में मुख्तलिफ मकामात पर लगे होते हैं, तो 2250 ट्रांसफार्मर जो हैं वो ओवरलोडेड हैं। तो ये बुनियादी वजह है लोड शेडिंग की और पूरे मुल्क की यही सूरत हाल है। पेस्को में 31% फीडर्स ओवरलोडेड हैं, ट्राइबल एरियाज़ 78%, ISCO में कदरे सूरत हाल बेहतर है, गैपको में भी बेहतर है, फेस्को में भी बेहतर है, अलबत्ता लेस्को 23%, इसी तरह मैपको में 15%। तो पूरे मुल्क में तकरीबन जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ट्रांसमिशन नेटवर्क है, उसकी सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है और इसी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग आज भी हमें देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद हालांकि 5.5% यहाँ पे सिर्फ फीडर्स ओवरलोडेड हैं, लेकिन इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी शिकायत कई दिन से मिल रही हैं कि यहाँ पर भी अब लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग कई घंटों तक की हो रही है। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के जो नवाही इलाके हैं, तरनोल हो गया, इसी तरह और मुख्तलिफ इलाके हैं, तो वहाँ से लोगों की काफ़ी शिकायत हैं क्योंकि देही इलाके हैं ये और लोगों की सुनवाई काफ़ी देर से होती है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता दफ्तर कहाँ है, किस नंबर पे कॉल करनी है, तो इस वजह से भी काफ़ी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बिल्कुल वहाब, और जैसे आप कह रहे हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है, आप जो बता रहे थे कि के इलेक्ट्रिक कह रहे सिर्फ शेड्यूल के मुताबिक कराची में लोड शेडिंग हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर भी पूरा दिन बत्ती नहीं होती है और हम गर्मी में बैठे होते हैं। खैर मुझे ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि हफ्ते की शाम से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि शायद शहरी परेशान हो रहे हैं कि जनाब मुल्क में एक रोज़ के लिए बिजली बंद रहेगी और पूरा दिन यानी 24 घंटे जो है बत्ती नज़र नहीं आएगी, ना AC चलेगा ना पंखा। आप मुझे बताइएगा कितनी हकीकत है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इससे आवाम भी परेशान हो रहे हैं और फिर लोगों में अफरा तफरी भी फैल रही है। बस महक मसला यही है कि हमारे मुल्क के जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं वो बगैर सोचे समझे और तहकीक किए चीज़ों को फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। वो मैसेज मेरे पास भी आया था, मुझसे भी कई जानने वालों ने पूछा कि आप मुझे इसकी तस्दीक कर दें कि क्या वाकई नहीं। मुझे हंसी आई थी बल्कि इस बात पे कि उसका जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ उसमें यह था कि जी तरबेला डैम में एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से कल पूरे मुल्क में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पूरे मुल्क में बिजली नहीं होगी। तो मैं हंसा, मैंने उस बंदे को कॉल की, मैंने कहा भाई ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ एक डैम में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो पूरे मुल्क से क्या सिर्फ तरबेला को 23,000 मेगावाट 24,000 मेगावाट थोड़ी मिलती है, तो तरबेला से तो सिर्फ चंद हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तो इन चीज़ों को फॉरवर्ड करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए और वजारत तवानाई की जानिब से भी इसकी तरदीद कर दी गई थी। ट्विटर पर वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने भी इसकी तरदीद कर दी। बिल्कुल ठीक है वहाब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन अवाम रिलीफ आपने ये जवाब दिया है कि जनाब अवाम थोड़े से रिलैक्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब ज़रा बात करते हैं उस बुलावे की जिसका हर किसी को इंतज़ार होता है। आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, जितने मर्जी आपके पास वसाइल हों, लेकिन यहाँ पर जाता वही है जिसको बुलावा आता है। मैं बात कर रही हूँ हज की, या फिर हम उम्रे की भी अगर हम बात कर लें तो अल्लाह के घर सिर्फ वही जाता है जिसको बुलावा आता है। लेकिन थोड़े से दुख की बात यह है कि इस बार भी लाखों ज़ायरीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए नहीं जा सकेंगे ड्यू टू कोविड। और सऊदी हुकूमत ने 60,000 सऊदी शहरियों को, यानी जो सिर्फ वहाँ के शहरी हैं, वहाँ के रहायशी हैं, उन अफराद को हज करने की इजाज़त दी है। रवां बरस हज को महदूद रखा जाएगा और बैरून मुल्क से ज़ायरीन को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब में रहने वाले ज़ायरीन भी कई शराइत को पूरा करके ही इस अहम दीनी फरीज़े को अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक हज की सादत हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद शख्स का किसी भी ला इलाज मरज़ में मुब्तला ना होना, उम्र 18 से 65 साल के दरमियान होना और सऊदी अरब के वैक्सीनेशन इक़दामात के मुताबिक वैक्सीन शुदा होना ज़रूरी है। तो जनाब ये वो शराइत थी जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है, जो कि मैंने आपको बताई। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अय्याज साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर दुख तो हो रहा है, यकीनन अफसोस भी है कि 2020 के बाद अब 2021 हम ऐसा देख रहे हैं कि फरीज़ा हज की अदायगी जिन लोगों का ख्वाब है या पूरा साल इंतज़ार करते हैं वो नहीं हो सकेगा। मौजूदा हालात को आप किस नज़र से देख रहे हैं? की वजह से हालात बहुत ही गंभीर हैं और पूरी दुनिया में, और इस वजह से हज को भी महदूद कर दिया गया है। तो अभी परसों का जो ऐलान है उसके मुताबिक सिर्फ 60,000 हाजी होंगे और वो मुकामी होंगे सऊदी अरब से या यहाँ पे जो मुकीम लोग हैं।
और उसकी वजह भी यही है कि अगर बैनुल अक़वामी तौर पे हाजियों को आने की इजाज़त दी जाए तो कोरोना के फैलने के ख़दशात हैं। और यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना SOPs पे बहुत सख्ती के साथ अमल हो रहा है और इन्होंने ये कामयाबी हासिल कर ली है कि अक्टूबर के बाद अब तक कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। ठीक सर, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक मुसलमान वो चाहे कहीं पर भी रहता हो पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करता है, दुआएं करता है कि बस अल्लाह के घर की हाज़िरी हो जाए। लेकिन ड्यू टू कोविड हम देख रहे हैं कि ज़िंदगियाँ इतनी बदल गई हैं, माहौल इतना बदल गया है कि पिछले साल भी लोगों की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। इस साल भी जो लोग शायद शुरू से तैयारी कर रहे थे अब उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। बस अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर। आप खुद इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है, वहाँ क्या हालात, क्या कंडीशन देख रहे हैं आप? सऊदी अरब में हालात ऐसे हैं कि कोरोना पर तो काबू पा लिया गया है। अक्टूबर के बाद जिस तरह मैंने गुजारिश की कोई केस नहीं आया, लेकिन इन्होंने SOPs को बहुत सख्त रखा है और सफ़ों के दरमियान फासला, बाज़ारों में भी दुकानें तकरीबन बंद रहती हैं और होटल इंडस्ट्री भी बहुत मुतासिर हो गई है। यहाँ पे बड़े बड़े होटलों के कमरे अब निस्फ़ या निस्फ़ से भी कम किराए पर मिलते हैं और सूरत हाल यानी सऊदी अरब के अंदर भी कोरोना ने पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। तो अब यही है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों का एक जज्बाती लगाव होता है, इंतज़ार होता है हज के लिए, लेकिन इंसानी जान की हुर्मत जो है वो सबसे आला है। तो इस वजह से अगर दुनिया भर से मुसलमान हज के लिए आएँ तो इस बात का ख़दशा तो है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी इज्तिमा है, कि फिर इसकी वजह से कोरोना की चौथी लहर आ जाए। तो इस वजह से एहतियात और एहतियाती तदाबीर सऊदी हुकूमत बहुत अहतमाम के साथ कर रही है। यही अब मशवरा है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले साल उम्मीद है कि हज की पाबंदियाँ कम होना शुरू हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। सर, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि एक ऐसा दीनी फरीज़ा है कि जिससे हर मुसलमान को लगाव है और किसी की चाहत होती है कि ज़िंदगी में एक बार जो है ना हज जैसा फ़र्ज़ ज़रूर अदा करें। मुझे ये बताइएगा कि ऐसे ज़ायरीन जो कि रवां बरस हज की अदायगी के लिए तैयार थे, अब लेकिन हम देख रहे हैं कि कोविड की वजह से जो कि सऊदी हुकूमत ने बड़ी शराइत भी लगा दी हैं और बैरून मुल्क से कोई जा भी नहीं सकता, वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोग सिर्फ हज अदा करेंगे, उन्हें क्या पैगाम आप देंगे? वहाँ बरस जो हज के लिए तैयार थे उनके लिए यही पैगाम है कि वो अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला से दुआ करें और फिर आइंदा सालों का इंतज़ार करें, क्योंकि हज जो है ये तो फ़र्ज़ है इस्तिताअत की सूरत पे। बिल्कुल। और इस्तिताअत सिर्फ माली और बदनी नहीं बल्कि अहवाल और हालात की इस्तिताअत भी है। तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इंसानी जान को सिर्फ इनफरादी तौर पे नहीं इज्तिमाई तौर पे ख़तरात हैं। तो फिर यकीनन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और बहुत सारे काम हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मुसलमान जो हज की ख्वाहिश रखते हैं वो फ़िलहाल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और जो बड़े मैदान हैं उन मैदानों में किसी का इंतखाब करें। अल्लाह ताला यकीनन नीयत का हाल जानता है और वो इंसान की नीयत पर ही इंसान को उसकी जज़ा देता है। सर, एक लास्ट में एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हर साल हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए जाते हैं। अब ये तादाद कोरोना के बायस हम देख रहे हैं कि 60,000 तक महदूद हो गई है। इन हालात से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीखना चाहिए? अब यही हमें कोरोना की वबा से सीखना चाहिए कि इंसान बेबस है, पूरी इंसानियत बेबस है। एक कोरोना बैक्टीरिया की वजह से आपने देख लिया कि पूरा निज़ाम मुअत्तल हो गया है। तो हमें रुजू अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ रुजू की ज़रूरत है। और जो एहतियाती तदाबीर हमें मेडिकल तिब्बी माहिरीन बताते हैं और जो डॉक्टर साहिबान बताते हैं, उलमाए किराम ने जिस तरीके से हमारी रहनुमाई की है
कि इज्तिमात को महदूद रखा जाए, घर में नमाज की तलकीन की गई है और मास्क के हवाले से, तो ये तमाम हिदायत जो हैं इन पर अमल करना चाहिए। हमने तजुर्बे से ये देखा है कि जिन मुल्कों ने कोरोना SOPs पर अमल किया है और सख्ती के साथ अमल किया है, वहाँ पे कोरोना वबा पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। जिन ममालिक में इस पर अमल नहीं किया जाता, वहाँ वो इस इब्तिला और आजमाइश से दोचार हैं। तो हम सब के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है। ये एक और सबक है कि कोरोना की वजह से मईशत बहुत मुतासर हो गई। हमारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो फलाही अंजुमनें हैं वो ज़्यादा मुस्तैदी के साथ काम करें, ज़्यादा मुनज़्ज़म हों, और वो लोग कि जो माशी तौर पे चैलेंज से दो चार हैं उनकी मदद के लिए सामने आएँ। ठीक, शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन कोविड ने हर किसी की ज़िंदगी बदल दी है, पूरी दुनिया के हालात बदल दिए हैं, और ये एक ऐसा मरहला है कि शायद हर किसी इंसान को सीखना चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है वो अगर हम ये कह लें कि एक आजमाइश है, तो इस आजमाइश से कैसे निकलना है। जब हम बात करते हैं हज की, उम्रे की, मक्का मदीना जाने की, तो हम बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं अपनी माओं के मुंह से, अपने अब्बाओं के मुंह से कि जनाब जाता वही है जिसे सरकार बुलाते हैं, हाज़िरी उसी की लगती है जिसके नसीब में होती है। जब सऊदी हुकूमत की तरफ से रवां साल फरीज़े हज के अदायगी पर पाबंदी का ऐलान किया गया, तो इसके बाद हज पर जाने वाले ख्वाहिशमंद बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि यकीनन उदास तो हुए, गमगीन भी हुए। आगे बढ़ते हैं जनाब, बदलते हुए मौसम की बात करेंगे। हर वक्त हर सुबह मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आज तो कराची का मौसम सुबह के वक्त बड़ा अच्छा था जनाब, और मैंने देखा कि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। जो सुबह के वक्त तो उठते हैं ना, बड़े लकी लोग होते हैं कि उन्हें कराची का ऐसा मौसम देखने को मिलता है, वरना दिन में तो बड़ी धूप होती है। ये शाम में कल मैंने देखा कि मौसम अच्छा था। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। ज़रा पंजाब और शिमाली इलाकों की भी हम बात करते हैं जहाँ पर बारिश ने एंट्री दी है, और हमने देखा कि कल लाहौर में, परसों भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हल्की भी हुई और कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। हफ्ते को इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, ओले भी पड़े। मानसून बारिशों का जो है उसका आगाज़ जून के आखिरी हफ्ते में होगा। मुल्क में इस साल मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। अगर हम कराची की बात करें, जब कराची में बारिश की बात आती है ना, तो मुझे डर लगने लग जाता है, क्योंकि जो पिछला साल हमने देखा था, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बारिश थी कि ट्रक जिसमें हम दफ्तर आते थे वो ट्रक डूब गए थे। बादल बहुत खुल के बरसेंगे इस दफ़ा, ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। और 16 और 17 जून से प्री मानसून सिस्टम जो है उसके दाखिल होने का इम्कान है। कराची में भी रिमझिम होगी। हमारे साथ मौजूद हैं वेदरमैन जवाद मेमन। जवाद ने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग जवाद, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जवाद, आज तो सुबह के वक्त कराची का मौसम बड़ा ही कोई खुशगवार था, बड़ा ही कोई दिलफरेब था। ये क्या वजह है सुबह के वक्त मौसम अच्छा होना, यानी पूरे दिन मौसम ऐसे ही रहेगा? ज़रा आज की हम बात कर लें, फिर आगे भी मैं बढ़ती हूँ। जी, मैं उम्मीद ऐसी है कि इंशाल्लाह तकरीबन पूरा दिन ही जो है वो इसी तरीके से चलेगा कि आसमान पे जो है वो बादल छाए रहेंगे और धूप जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर ही है। पिछले 3-4 दिन से आपको पता है कि कराची में बहुत अच्छा ज़बरदस्त मौसम चल रहा है, तेज समंदरी हवाएं हैं और टाइम टू टाइम जो है किसी इलाके में हल्की फुल्की ड्रिजल भी होता है। ठीक, चलेंगे तो आज के दिन की बात होगी ना। ज़रा मुझे ये बताएं कि प्री मानसून सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कितना मजबूत है और ये कहाँ से कराची का रुख करेगा, किस जगह से कराची में दाखिल होगा? देखिए महक, ये कोई बेसिकली ये 3 डिफरेंट सिस्टम्स का जो है वो मिक्सचर है। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरीके से मानसून में जो लो प्रेशर सिस्टम आते हैं ये वो नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि ये प्री मानसून सिस्टम है, तो अगर चंद सेकंड हो तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल्स ये बताऊं जी कि बहरे अरब की तरफ से जो है वो एक ऑफशोर सर्कुलेशन मूव करेगी सिंध की तरफ, सिंध के इलाकों की तरफ, जिसमें कराची भी शामिल है। साथ ही साथ इस वक्त बे ऑफ बंगाल में जो है इस वक्त एक काफ़ी ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ मौजूद है, जो कि आने वाले दिनों में इस तरफ नॉर्थ वेस्ट यानी कि पाकिस्तान के कुछ करीब की तरफ मूव करेगा। तो वो अपने साथ ढेर सारा मॉइस्चर, ढेर सारी मानसून विंड को लेके आएगा। साथ ही साथ इन्हीं दिनों में जो है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान के सेंट्रल और अपर एरियाज में मौजूद होगा। तो ये 3 डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिसके मिक्सचर की वजह से जो है कराची समेत सिंध के काफ़ी सारे एरियाज में, पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज में और कुछ नॉर्दर्न एरियाज में भी जो है वो
प्री मानसून बारिशों का स्टार्ट होगा और फिर उम्मीद ये की जा रही है कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है वो मानसून करंट यानी कि मानसून विंड जो है वो कराची की तरफ और या सिंध के दूसरे इलाकों की तरफ जो है वो इंशाल्लाह मूव कर जाएगी। अच्छा ठीक। अच्छा जवाद, जैसे आपने पंजाब की शिमाली इलाकों की बात की, वहाँ पे तो बड़ी बारिशें हो रही हैं, मौसम भी बड़ा अच्छा। मेरी अम्मी मुझे रोजाना बताती हैं आज भी लाहौर का मौसम अच्छा था, आज भी बारिश हुई है। इस्लामाबाद वालों से बात कर लो, वो कहते हैं मौसम खुशगवार है। रावलपिंडी से वालों से बात करो, वो कहते हैं जी आज तो ओले पड़ गए यहाँ पे। कराची वालों को ये सब कुछ नसीब होगा? उम्मीद इंशाल्लाह जरूर है कि कराची वालों को नसीब होगा। ओलों के हवाले से कुछ कहना अभी वो नहीं होगा। बारिशें और थंडरस्टॉर्म्स वगैरह जो है वो नजर आ रहे हैं। तकरीबन 18, 19, 20 तारीख के आसपास जो है वो कराची शहर में भी इस तरीके की एक्टिविटीज पॉसिबल है। अच्छा ठीक। अच्छा जवाद, मुझे बताएं कि पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला है, तो जरा अगर हम पंजाब के मैदानी इलाकों की बात कर लें तो इस पूरे हफ्ते में कैसा मौसम रहेगा? देखिए, थ्रू आउट पंजाब के मैदानी इलाके, इनफैक्ट पंजाब के तकरीबन इलाकों में इसी तरीके का मौसम रहेगा, क्योंकि अभी जो है वहाँ ये सिस्टम इस वक्त कंटिन्यू है। और जैसे कि अभी हमने बताया कि आने वाला जो सिस्टम है वो सिंध, पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज को यकसा इफेक्ट कर रहा होगा। तो आप समझे कि आने वाला जो हफ्ता है वो पंजाब के अक्सर एरियाज में इसी तरीके से बारिशें, थंडरस्टॉर्म्स वगैरह और ये आंधी वगैरह, दूसरा ये ओले पड़ने का जो सिलसिला है ये अलग अलग शहरों में जो है वो चलता रहेगा। अच्छा ठीक। और जवाब, जब हम बात करते हैं वो ज़्यादा बारिश बरसाने वाला सिस्टम, तो अभी मैं अपने नाज़रीन को बता भी रही थी कि इस दफ़ा ज़रा पिछले साल के निस्बत ज़्यादा बारिशें मुतवक्की हैं, ऐसा ही है? देखिए, मैं लास्ट वीक में हमने इस हवाले से बात की थी कि पिछले साल के निस्बत जो है वो तो हमारा सीजन इंतहाई अबव नॉर्मल था, लेकिन इस दफा जो सीजन के हवाले से जो प्रेडिक्शन दी गई है, जिस तरह हमने भी काफी दफा इस तरह का बताया था कि काफी हद तक नॉर्मल है और नॉर्मल से जो है वो कुछ हद तक ज्यादा रह सकता है, यानी कि 15 से 20%, 115-120% जो है वो आप कह सकते हैं कि मामूल से जो है वो थोड़ी सी ज्यादा बारिशें रहेंगी इस साल पाकिस्तान की काफी सारे एरिया। अच्छा चलिए जवाद, लास्ट में ज़रा मुझे बता दें कि ये जो आज कराची का मौसम बड़ा अच्छा, और आप कह भी रहे हैं कि दिन भर मौसम अच्छा रहेगा, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा मौसम कराची वालों पे मेहरबान हो रहा है। ये पूरा हफ्ता क्या मौसम की कराची में यही सूरत हाल रहेगी? ठंडा, सुबह भी ठंडी है, रात भी ठंडी है, दिन में थोड़ी बहुत गर्मी है? जी बिल्कुल, पूरा हफ्ता तकरीबन इसी तरीके से चलेगा कि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग जो है वो गहरे बादल छाए होते हैं और काफी सारे एरियाज में पिछले 3-4 दिन से यही हो रहा है कि कहीं ड्रिजलिंग हो रही है, कहीं लाइट शावर्स हो रहे हैं। अलबत्ता इस सिस्टम के आने वाले जो सिस्टम के हवाले से जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें कुछ ये देखने में आ सकता है कि मंगल, बुध, जुमेरात के आसपास के जो दिन है उसमें 1-2 डिग्री जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाए। दूसरा हब्स वगैरह फील्ड टेम्परेचर जो है वो अगेन जब थोड़ी सी सी ब्रीज डिस्टर्ब होगी तो आपको पता है कि कराची में ये बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा कोई, लेकिन तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 से 2 डिग्री जो है वो टेम्परेचर तो ट्रांसफर कर सकता है, जबकि फील्ड टेम्परेचर जो है वो 43-45 के आसपास जो है वो चल सकता है। ठीक है। अच्छा जवाद, जरा अब हम शिमाली इलाकों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जो मेरे को एंकर है ना इस वक्त आप बिल्कुल देख रहे होंगे उनकी सीट खाली है, या शायद मैं बहुत फैल कर बैठी हूँ कि दोनों जगहों पर मैं नजर आ रही हूँ। मुझे बताएं कि वहाँ कैसा मौसम रहेगा? मैंने तो सुना बड़ा मज़े का मौसम है वहाँ पे, कि अगर किसी ने, वैसे छुट्टियाँ तो आप बिल्कुल नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है या प्लान करना चाहता है तो निकल जाए। बिल्कुल, वहाँ का मौसम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी जबरदस्त है और टाइम टू टाइम तकरीबन इलाकों में जो है वो बारिशें चल रही हैं, थंडरस्टॉर्म चल रहे हैं, काफी सारे इलाकों में हेल स्टॉर्म भी हुए हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो दिन के टाइम पे जिसमें थोड़ा सा गर्मी रहती है, जैसे पिशावर रीजन है, इसके आस जो रीजन है वहाँ पे दिन के टाइम थोड़ी सी गर्मी रहती है, लेकिन ये गर्मी इसी वजह से है कि वहाँ पे जो डिफरेंट सिस्टम जिस वक्त एक्टिव हैं, तो दिन के टाइम गर्मी बढ़ती है, बादल बनते हैं और फिर दोपहर या शाम तक, रात तक जो है वो बरस जाते हैं। तो भाई जिसने जाना है वो प्लान कर ले, लेकिन छुट्टी लेके प्लान करे। अच्छा जी, बेहद शुक्रिया जवाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अच्छी बात है भाई, कराची में मौसम अब ज़रा खुशगवार रहेगा तो आप दिन के वक्त थोड़ा सा शॉपिंग का प्लान बना सकते हैं। जब शॉपिंग की बात आती है ना तो फिर बात आती है बजट की, कि भाई बजट आ गया और चीज़ें कुछ महंगी हो गई हैं, कुछ सस्ती हो गई हैं। तो जब शॉपिंग की हम बात करते हैं तो होता ही है कि फिर ज़रा हाथ खुला रखना पड़ता है। लेकिन बजट आया ऐसा है कि कुछ लोग खुश हैं कि जनाब ये अवाम दोस्त बजट है, कुछ लोग थोड़े से मायूस हमें नजर आ रहे हैं। माली साल 2021-22 का बजट आ चुका है। तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने तीसरा विफाकी बजट अपना दे दिया है। बजट में 900 अरब से ज़ायद सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए रकम मुख्तस की
की गई है। साथ ही ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मरात और टैक्स छूट का भी ऐलान किया गया है। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तो टैक्स छूट की सेल लगा दी है। मैं फिर से वो कहूँगी कि ये सेल कपड़ों वाली नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सेल है। कम अज़ कम तनख्वाह में 17,500 रुपये से 20,000 रुपये कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स लागू नहीं होगा, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 10% इजाफे की अच्छी खबर सुनाई गई है। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है इस बजट पर काफ़ी तनकीद करती हमें नजर आई। हमने देखा कि जब बजट आया तब भी हफ्ते इतवार को भी काफ़ी तनकीद होती रही। शाहिद हकान अब्बासी साहब के मुताबिक ये बजट अवामी बजट नहीं है बल्कि ATMs को नवाजने का बजट है। बजट में 383 अरब के नए टैक्स लगाए गए हैं। 256 अरब के इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ अवाम पर पड़ेगा। बजट कितना अवाम दोस्त है और जिन सेक्टर्स के लिए टैक्स छूट की गई है उनका अवाम और बराह रास्त आम आदमी, क्योंकि जो आम आदमी आप इसको मैंगो पीपल कह लें, इनका बड़ा कनेक्शन होता है इन चीज़ों से, उसको कितना फ़ायदा पहुंचेगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि जब बजट आने वाला होता है तो बड़ी आवाज़ें लगती हैं कि आया ये आवाम दोस्त बजट होगा, आम आदमी का बजट होगा या नहीं। जब बजट आ जाता है कुछ हल्के मुत्तफिक नज़र आते हैं कि अवाम दोस्त बजट था, कुछ हल्के तनकीद करते हमें नज़र आते हैं। अब खान साहब की गवर्नमेंट ने ये जो तीसरा बजट दिया है, आपकी नज़र में एक आम आदमी का बजट है, अवाम दोस्त बजट है, जो आम आदमी है उसको खुश हो जाना चाहिए या घबरा ले वो? जी देखिए, पहली बात ये है कि कोई भी बजट आता है ये परफेक्ट नहीं होता ऑफ कोर्स, और हमेशा इश्यूज होते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक साल के बजट से जो है सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये कहा जा सकता है कि इस गवर्नमेंट का जो तीसरा बजट इस गवर्नमेंट ने दिया है वो पिछले 2 बजट से बेहतर है रिलेटिवली। और उसमें ऑफ कोर्स बिजनेस से रिलेटेड मुराद है, इंडिविजुअल से रिलेटेड कुछ मुराद हैं, निचले तबके से मुराद मेरी ये है कि जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज तबका है उनके लिए मुराद हैं। उसमें जो है बॉटम अप जिसे कहते हैं सपोर्ट है उसमें। और उसके अलावा अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट से लेकर डिफरेंट सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन से लेकर और डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विसेज में जो है उसमें मुराद दी गई हैं। और साथ साथ ऑफ कोर्स टैक्सेस भी लगाए गए हैं। और टैक्सेस में ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी टैक्स था उसको टैक्स किया गया। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सैलरीड क्लास के लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए जो मेडिकल अलाउंस उनको मिलता है, या जो भी सैलरीड क्लास है, चाहे वो गवर्नमेंट या जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, उनको जो मेडिकल मिलता है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए वो की गई हैं, जिन पे टैक्स की बात की जा रही है। और उसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए देखें तो टैक्सेस का बर्डन जो है वो कम करने की बात की गई है, सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है, एक पर्चे का जो है असेसमेंट, टैक्स के असेसमेंट और रिटर्न फाइलिंग की बात की गई है। देखिए, डायरेक्शन मैं इसको करेक्टिव बजट की का नाम देता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो पिछले कुछ सालों में हमने टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा बर्डन किए थे इकोनॉमी पे, उस पर थोड़ी थोड़ी कमी की गई है। हालांकि बहुत की जा सकती है, बट क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में ऑफ कोर्स तो एक बैलेंस बजट देना और जिसमें ग्रोथ भी हो, जिसमें टैक्सेस का जो है नए एरियाज में टैक्सेस लगे और जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस है उन पे इतना ज़्यादा बर्डन ना हो, तो मैं ये कहूँगा कि करेक्टिव बजट है। इससे ये ना एक्सपेक्ट किया जाए कि ओवरनाइट एक आम आदमी की ज़िंदगी में चेंज आ जाएगा। बट हाँ, जैसे कि इसमें 4 से 6 मिलियन लोगों को, गरीब तरीन लोगों को 5 लाख का जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात की गई है। अखवत का आपने नाम सुना होगा, मेरे ख्याल में अखवत के थ्रू ये किया जाएगा, जो कि बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। उसके अलावा जो है एग्री लोन्स हैं, उसके अलावा SMEs जो छोटे कारोबार हैं, उनको जो है वो लोन्स देने की बात की है। और वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कैपिटल नहीं मिलता। छोटे छोटे बिजनेसेस हमारे घरों में हैं, हमारी दुकानें हैं और बहुत सारे छोटे बिजनेसेस जो इकोनॉमी की बैकबोन है। तकरीबन 40%, 35 से 40% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अभी भी कर रहे हैं 30+। और $5-6 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट है। 80% नॉन एग्री लेबर का वो कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो क्यों ना SME सेक्टर को और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है सपोर्ट की जाए, की बात की गई है, इनकी प्रपोजल्स दिए गए हैं इसमें। तो अब देखना ही होगा कि जो पूरा महीना जाएगा जून का एंड तक किस तरह से बहस होती है और किन प्रपोजल्स को फाइनलाइज किया जाता है और किन को नहीं किया जाता, ये जून जुलाई 1 को पता चलेगा। लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि ओवरनाइट जो चेंज आ जाएगा। हाँ, महंगाई में आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी ज्यादा जो है वो महंगाई हो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ गया है और इंटरनेशनल मार्केट में फूड की प्राइसेस बढ़ गई हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को प्रायोरिटी भी देखना, और गवर्नमेंट ने कहा भी है। एक मैं और पॉइंट ऐड करूंगा कि जो पेट्रोलियम लेवी है, पेट्रोलियम लेवी जो है, यानी कि जो हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, केरोसिन खरीदते हैं, खासकर पेट्रोल डीजल पे पेट्रोलियम लेवी होती है, एक टैक्स होता है, तो वो जो है बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा। मेरे ख्याल में इसमें ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको गवर्नमेंट और यही वो चीज़ है जिससे पीछे गवर्नमेंट ने लड़ना है, क्योंकि आवाम का तो जो ताल्लुक है ना वो सिर्फ ये कि फलानी चीज़ महंगी होगी, ये चीज़ महंगी होगी, वो चीज़ महंगी होगी। अच्छा खुर्रम साहब, एक और ज़रा चीज़ मुझे समझाए। शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 256 अरब के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसका बोझ भी आवाम पर पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, ये ज़रा प्लीज़ ज़रा समझाइएगा, आवाम की आसानी के लिए भी और मेरी रहनुमाई भी कीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी पेट्रोलियम लेवी की बात की है, 400 अरब रुपए लास्ट ईयर जो है वो जमा हुए थे। हालांकि टारगेट आई गेस कोई 160 180 120 अरब का था, इनफैक्ट फिर रिवाइज करके 180 अरब किया गया था इनफैक्ट, और फिर जो है वो 180 की जगह या 160 अरब की जगह 400 अरब इकट्ठे हुए। उसकी वजह ये थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। आपको याद होगा ऑयल जो है वो $15 पे चला गया था, और उसके साथ साथ फिर उसका जो टैक्स था गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा पास ऑन नहीं किया था। तो जो वो फर्क था वो गवर्नमेंट रिटेन कर रही थी। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए की पेट्रोल की प्राइस थी तो वो 70 रुपए की गवर्नमेंट ने कर दी थी, जो कि 50 रुपए कर सकती थी गवर्नमेंट। तो वो जो फर्क था वो गवर्नमेंट ने रिटेन किया, जिसकी वजह से पेट्रोलियम लेवी 400 अरब रुपए इकट्ठे हुए। इस मरतबा गवर्नमेंट ने कहा है कि 600 अरब रुपए प्लस इकट्ठे होंगे। लेकिन मसला ये है कि ऑयल प्राइसेस तो $70 पे हैं, लास्ट ईयर तो $15 पे आ गई थी, और इसी टाइम पे पिछले साल में ऑयल प्राइसेस $30-35 पे थी रफली। तो मसला ये है कि ये 25 से 30 रुपए गवर्नमेंट बढ़ाएगी इस पे पेट्रोल प्राइसेस पे, ये प्रॉब्लम है। एक तो ये टैक्स का मसला है, इस पे इन्फ्लेशन होगी, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरे जो है वो टैक्सेस में इजाफा किया जा सकता है, जैसे POS है, पॉइंट ऑफ सेल की हम बात करते हैं। डिफरेंट स्टोर्स है पाकिस्तान में, कोई मेरे ख्याल 4 से 6 मिलियन जो है वो स्टोर्स हैं, दुकानें हैं मिड टियर की, जहाँ पे POS मशीन रख के वहाँ पे उनसे टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, और ऑटोमेटिकली जो है MPR के सिस्टम में इंटीग्रेट करने की बात की है, जो 2 साल पहले जो है वो इन्होंने स्टेप लिया था। तो इस तरह के टैक्सेस हैं डेफिनेटली जो कि ऐड हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि 5800 अरब रुपए यानी कि 58 बिलियन रुपीज से ज्यादा का टैक्स आप जो है आपको इकट्ठा करना है, और आप जो है वो नए टैक्सेस ना लगाएं, या नए, यानी कि ये कहा जा सकता है टैक्सेस हैं, नए टैक्सेस को बढ़ाने की बात की गई है, नए टैक्सेस को यानी कि ब्रैकेट बढ़ाने की बात की गई है। तो बिल्कुल टैक्सेस हैं, ऐसा नहीं कि टैक्सेस नहीं। और फिर जब हम देखते हैं कि अपोजिशन शोर मचाते हैं तो आवाम के ज़हन में कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर आता है, और इन्हीं सवालात के जवाब देने के लिए हम खुर्रम साहब से रब्ता करते हैं। खुर्रम साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। आगरा प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि आज पंजाब में तहरीक इंसाफ जो है अपना तीसरा बजट पेश करेगी, और जनाब जिसका हजम जो है वो 2600 अरब रुपए के लगभग होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। बड़ा ज़रूरी है इस पर बात करना, वो इसलिए क्योंकि पंजाब आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, और यहाँ पर वसीम अकरम प्लस साहब भी मौजूद है। यानी कि जब हम बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब गुज़ार साहब की, तो बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं। हमें इसी पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है तर्जुमान पंजाब हुकूमत उस्मान बसरा साहब ने। बसरा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं, आज सूबाई बजट पेश हो रहा है, अवाम को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? कोई खुशखबरी मिलेगी या फिर ये होगा कि अवाम कहेगी घबराने का वक्त हुआ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महक आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह की हमारी वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ का एक ज़बरदस्त बजट पेश किया है, और तमाम मकतबा है हाई फ़िक्र के लोग जो हैं, मुआशियात से जुड़े हुए लोग, ज़राअत से जुड़े हुए लोग, तालिब इल्म, आम आदमी, मज़दूर, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कारोबारी आदमी, कोई एक आदमी ऐसा नहीं है किसी भी मकतबा हाई फ़िक्र से जिसने इस बजट की तारीफ़ ना की हो। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का एक प्रोग्रेसिव और तरक्की की बुनियाद पे बनाया गया ये बजट जो है वो पाकिस्तान के लोगों के सामने हमने पेश किया है। इसकी ही एक ट्रू रिफ्लेक्शन आपको आज पंजाब के अंदर नज़र आएगी। जिस तरह हमने मरकज़ के अंदर रिलीफ दिया है, विद होल्डिंग टैक्स को रिड्यूस किया है मैसिवली, 40% हमने मरकज़ के जो टैक्सेस थे उनको रिड्यूस किया है, ऐसे ही पंजाब के अंदर भी आज आपको इंशाल्लाह ताला टैक्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा छूट नज़र आएगी। जिस तरह हमने तरक्याती जो मद के अंदर पैसा है वफाक ने उसको बढ़ा दिया है, 630 अरब से 900 अरब के ऊपर ले गए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर अपनी एक मिसाल है, ऐसी आज आपको पंजाब में भी इसकी एक ट्रू रिफ्लेक्शन नजर आएगी। देखिए जो बजट होते हैं अमूमन महक,
ये बड़ी अल्फाज का और अदाद शुमार का गोरख धंधा होते हैं। ऐसा ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वफाकी बजट है जो पेश किया गया और आज जो सूबाई बजट पेश किया जाएगा, इसके पीछे वजीर आज़म और उनकी टीम के ऊपर भरपूर एतमाद पाकिस्तान के लोगों का झलक रहा है। वो किस तरह झलक रहा है? पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, बड़े जो कारोबार के अंदर जो मामलात हैं, जो प्रोडक्शन है, उसके अंदर 68% इजाफा हुआ है पिछले एक साल के अंदर, जो अगेन पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। इसके अंदर आपके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपकी गाड़ियों की प्रोडक्शन है, इसके अंदर आपकी स्टील की प्रोडक्शन है। तो ऐसे ही आपको एक झलक जो है वो पंजाब के अंदर भी नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल बसरा साहब, और ये जो झलक है ना, इसमें मैं मजीद बात करूंगी, लेकिन अभी एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक हम लेने बाद हम वापस आएंगे। पंजाब, जब पंजाब की बात होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तरक्याती कामों की हमेशा से बात होती है। खान साहब का बड़ा फोकस भी रहता है पंजाब पर। इस पर दोबारा बात करेंगे बसरा साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात क्या कर रहे थे, पंजाब जिसका आज होगा बजट पेश किया जाएगा, और जो बजट है उसका हजम भी अच्छा खासा रखा गया है। हमारे साथ उस्मान बसरा साहब मौजूद थे, जो कि बात कर रहे थे जनाब के वज़ीर आज़म की और उनकी टीम की अनथक मेहनत और कोशिश है जो कि इतना अच्छा उनके मुताबिक आज बजट पेश होगा। अच्छा बसरा साहब, मुझे बताएं, कोई नया टैक्स तो नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो टैक्स की बातें होती है ना, जैसे कि अपोजिशन भी ये कहती है कि गवर्नमेंट ही कह तो देती है कि टैक्स नहीं होगा, कोई नया टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस लेती है। तो आज जो पंजाब का बजट पेश होने जा रहा है, इसमें ऐसा कुछ देखने में आएगा कि इस पर भी अपोजिशन हमें बैनर्स उठाती हुई, आवाज़ें बुलंद करती हुई और जनाब नारेबाजी करती हुई नजर आए? अच्छा महक, जरा अपोजिशन के मुतल्लिक आप एक इशू को समझ लीजिए कि अपोजिशन का इशू दरअसल है क्या। देखिए, अपोजिशन का इशू ना पाकिस्तान है, ना पाकिस्तान की मुईशत है, ना पाकिस्तान के लोग हैं, ना पाकिस्तान की तरक्की है। अपोजिशन जो मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी के नाम से ये पूरा है, इनका बुनियादी जो नुक्ता निगाह है वो है अटका हुआ अपनी ज़ात की मुईशत के ऊपर। देखिए ना, एवन फील्ड के बगल के अंदर बड़ी प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, उनको नहीं ले पा रहे। इस तरह ही जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैंकों में पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे नहीं जा पा रहे, तो ये इनको अपना इशू है। आप मुझे बताइए महक, आपने देखा कि वफाकी बजट जब पेश किया गया तो बिलावल साहब और पूरी जो अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, बजट को पढ़ा नहीं, डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं और उसको मुस्तरद कर दिया, और वो तूफान बदतमीजी बपा किया कि रहे खुदा का नाम। इसलिए अपोजिशन को तो बिल्कुल आप एक तरफ रख दें। जिस तरह के आपने देखा कि वफाकी बजट के अंदर हमने विदहोल्डिंग टैक्स को नीचे लेके आए, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बराह रास्त आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी के लिए वो इकदाम की कि आपके सामने एहसास प्रोग्राम का जो रकम थी वो बढ़ा के 210 अरब से 260 अरब रुपया कर दी है। ये आम आदमी की मैं बात बताऊं आपको, आम आदमी की तरक्की, आम आदमी की खुशहाली और उसकी ज़िंदगी में बेहतरी वज़ीर आज़म और उनकी टीम की एक दिल से एक एफर्ट है जो अब आपको फ्रूटफुल होती नज़र आ रही है। आपको मैं बताऊं, जिस आम आदमी के नाम पे ये सारे मुल्क में सियासत जारी है, उस आम आदमी का एक ट्रू रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा किसान है। किसान ने पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस और पंजाब में बिलअमूम पिछले एक जो गंदम की फसल उठाई है, 1150 अरब रुपया किसान की जेब में इजाफी गया है, जिससे उसकी जिंदगी में बेहतरी आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 68% की फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, जिससे मजदूर की जिंदगी में बेहतरी आई है। वजीर आजम ने मजदूर की कम अज कम तनख्वाह को 15,000 से 17,000 किया पिछले साल, इस दफा 17,000 से 20,000 रुपया कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो पंजाब का बजट भी है, ये वजीर आजम जो हमारे लीडर भी हैं पार्टी के, जिनके विजन जो एक फलाही इस्लामी रियासत की तर्ज पे पाकिस्तान के मुआशरे को बनाने की एक जिदोजहद कर रहे हैं, पंजाब का बजट भी इंशाल्लाह ट्रूली उसकी रिफ्लेक्शन होगा। ये कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ा मददगार साबित होगा। जिस तरह हमने मरकज के अंदर कंस्ट्रक्शन के जो टैक्सेस हैं उनको 15% से रिड्यूस कर दिया है 12% के ऊपर। इससे क्या हुआ है कि आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसके अंदर रियल स्टेट आपकी शामिल है, जिसके अंदर घर बनाने के अंदर आपका स्टील शामिल है, जिसके अंदर आपकी का सीमेंट शामिल है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाई कंजम्पशन के ऊपर जा रहे हैं। तो इसकी रिफ्लेक्शन आपको आज पंजाब में नजर आएगी। कोई नया बराह रास्त टैक्स इंशाल्लाह पंजाब में लगेगा। और हम देख रहे थे कि बुज़दार साहब भी बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे थे। उन्होंने कह भी दिया कि ये जो पंजाब का बजट होगा ये तारीख साज होगा, आवाम के लिए खुशखबरियां आएंगी। जब आवाम की बात करते हैं तो एक अवामी मसला था जिस पर PTI ने बड़े वोट लिए थे, वो थे जनूबी पंजाब की बात। जनूबी पंजाब के लिए कितनी रकम खर्च होगी?
अच्छा महक, इसमें मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख में अगेन, ये मैं आपको बार बार हम क्यों बता रहे हैं, जी जी, मेरे वजीर आजम की सरबराही के अंदर पाकिस्तान की अवामी हुकूमत जो पाकिस्तान के अंदर कायम है, मरकज और सूबों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तारीख साज काम किए हैं। उसमें बिल्कुल जो आपने अभी इशारा किया कि जनूबी पंजाब, जनूबी पंजाब हमारे पंजाब का वो हिस्सा था जो तख्ते लाहौर के लिए वोट का एहतमाम करता था। यानी कि वोट तो राजनपुर का आदमी भी दे रहा है, लिया का भी दे रहा है, मुजफ्फरगढ़ का भी दे रहा है और दूर दराज भक्कर का भी दे रहा है, लेकिन तरक्की हो रही है लाहौर के अंदर। तो तख्ते लाहौर की जो हमने ये सितम ज़रीफ़ी है सबसे पहले ये तोड़ी। पाकिस्तान की तारीख में मेरे वजीर आज़म की हिदायत पर सरदार उस्मान बुज़दार ने पहली दफ़ा 33% बजट जो था पिछले साल तरक्याती एलोकेट किया, जो नाकाबिले वापसी था। यानी कि 33% पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जनूबी पंजाब के अंदर लगा। यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, तो इस दफा कितना रोड्स बन लगेगा? रही हैं, इस दफा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो इसको मेरा आपको एक 35% के करीब इंशाल्लाह होगा। इसमें 2% का इजाफा होगा, आप देखेंगे। और इसमें मैं जो अहम बात है वो नोट करने की वो ये है कि इससे पहले हुकूमतें भी अल्फाज के गोरख धंधे में उलझाए रखती थी जनूबी पंजाब को, लेकिन जनूबी पंजाब के अंदर जो जिंदगी थी, अगर आप उसकी हालत देख लें, कभी बजट 17% से ज्यादा बजट का हिस्सा जो मुख्तस किया गया कभी भी जनूबी पंजाब में नहीं लगा। इस दफा 33% लगा है, जो ऑलमोस्ट दुगना है। इससे जो जिंदगी में बेहतरी आई है जनूबी पंजाब की, उसको पहली दफा एहसास हुआ है कि वो भी पंजाब हैं। वो सिर्फ वोट की हद तक एक मैदान नहीं है कि लाहौर में बैठ के तख्ते लाहौर, जो देखिए 300 अरब रुपए की माल्टा ट्रेन बना दी, आज हम उसको खसारे में चला रहे हैं। 300 अरब रुपए से महज पंजाब के हर जिले को 10 अरब रुपया तरक्की के लिए दिया जा सकता था, लेकिन आप देखें कि हमने यहाँ पे सियासी शोबदाबाजी के मंसूबों को रिवाज दिया। आज आप देखें कि राजनपुर जैसे जिले के अंदर, आज आप देखें बक्कर, अभी बक्कर के अंदर वजीर आला गए, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, बक्कर भी हमारा एक जिला है ना पंजाब का हिस्सा, 12 अरब रुपया दे के आए तरक्की के लिए। उससे क्या होगा? सड़कें बन रही हैं, वहां पे हॉस्पिटल बन रहे हैं। आप पूरे पंजाब के अंदर मुसावी तौर पे बजट हम तकसीम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो बजट आप पंजाब जो किसान का सूबा है, गैरतमंदों का सूबा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, किसान की जिंदगी में बेहतरी लाएंगे। जिस तरह किसान ने आगे बढ़ के हमारी मईशत के अंदर 1150 अरब रुपया गंदम के इस मद में कंट्रीब्यूट किया है, जिससे वजीर आजम और उनकी टीम को एक बड़ा एतमाद मिला है। बिल्कुल बसरा साहब, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि ज़राअत का बड़ा अहम रोल रहता है और बड़ी हम इसको बैकबोन समझते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, और पाकिस्तान जैसा ज़रूरी मुल्क है उसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसान की बात करते हैं तो खान साहब के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें किसानों को रिलीफ मिलता है। बुज़दार साहब भी उसकी काफ़ी बार तारीफ़ कर चुके हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात कर चुके हैं। तो अगर मैं ज़राअत की स्पेशली बात करूँ, इसका बराह रास्त ताल्लुक ही पंजाब से, तो उसके लिए आज के बजट में क्या है? अच्छा इसमें मैं आपको जो बार बार कह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम की लीडरशिप के अंदर वही विजन जो है वो नजर आएगा आपको पंजाब के अंदर। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मरकज के अंदर वजीर आजम ने किसानों के नुमाइंदों को बुलाया, उनको शाबाश दी, उनके मसाइल सुने, और पाकिस्तान की अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक नई तारीख रकम की कि हमने तमाम काश्तकारों को एक फसल के लिए वजीर आजम ने 1,50,000 रुपए बिला सूद देने का वादा किया है एक फसल के लिए। इससे क्या होगा? वो अपनी अदवायात जो पहले मिडल मैन से लिया करता था और अपने पैसे उसको अदा करता था सूद की मद में, फिर बैंकों को अदा करता था, वो उसके बचेंगे। 1.5 लाख रुपया हर किसान को पंजाब के अंदर वजीर आजम ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं वफाकी बजट के अंदर कि बिला सूद देंगे एक फसल के लिए। 2 लाख रुपया उनको देंगे मशीनरी की खरीदारी के लिए, ट्रैक्टर के लिए, नए हलों के लिए, नई जो मशीनरी है, जो इनोवेटिव मशीनरी है ज़राअत के अंदर, ताकि उसके अंदर मजीद पैदावार में बेहतरी आए। इसी की एक रिफ्लेक्शन आज आपको पंजाब के अंदर नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। हम किसान को, क्योंकि पाकिस्तान को असल में उसको बैकबोन जैसे आपने महक कहा, वो तो किसान ही है। बिल्कुल किसान ही है, तभी तो हम बड़ा बढ़ चढ़ के कहते थे कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। अच्छा बसरा साहब, मुझे ये भी ज़रा बताएगा कि एक ये भी चीज़ आ रही थी कि कुछ धड़े हैं जो कि मान नहीं रहे हैं, फिर बुज़दार साहब पहुंचे, मुलाकात की, उन धड़ों को मनाने की कोशिश की, अब सब एक पेज पे हैं। ज़रा ये बता दें कि इख्तलाफ क्यों था बजट के हवाले से, क्यों सब लोग अलग अलग पेज पे हमें नज़र आ रहे थे? देखिए महक, ये भी वो जो कहते हैं ना कुछ और बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तां के लिए,
तो मरकज के अंदर भी कहा गया जी बजट तो पास नहीं होगा जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग बटे हुए हैं जी, उनके देखिए मसला क्या है। हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जिसके अंदर जमहूरियत है। यहाँ इख्तिलाफ राय जो है वो उसका एक डाइवर्सिटी को हम एक हुस्न के तौर पे लेते हैं। ये खानदानी कोई पार्टियां नहीं, लिमिटेड कंपनियां कि अगर नवाज शरीफ उनके खानदान के खिलाफ किसी ने बोला तो ज़हीम कादरी की तरह उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, उसका किस्सा पारीना बन जाएगा। नहीं, यहाँ इख्तिलाफ राय है। ये भुट्टो की पार्टी सफेद मकबरे को पूजा नहीं कर रही। ये इमरान खान ने जिंदा लोगों की पार्टी बनाई है। इख्तिलाफ राय भी है, लोग अपनी राय भी रखते हैं, लेकिन लीडरशिप इमरान खान की है, विजन इमरान खान का है। इसलिए आपको इसकी रिफ्लेक्शन नजर आई। ये बड़े लोग बेचारे ख्वाब सजाए बैठे थे, कभी धरनों से सजा लेते हैं, कभी मौलाना से सजा लेते हैं, कभी पीडीएम के साथ जोड़ लेते हैं, कभी वो किसी, अब वो जोड़ लिया जी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसकी तकसीम हो गई। इंशाल्लाह ताला जैसे मरकज के अंदर बजट यानी अपना ख्याल था, ये अपना ख्याल था जब इजहार किया गया तो उसको आपकी नज़र में लोगों ने या फिर ऑपोजिशन ने कह दिया कि पीटीआई धड़ों में तकसीम हो गया, और बुज़दार साहब ने इन धड़ों को वापस जोड़ने में बड़ा किरदार भी अदा किया। बेहद शुक्रिया बसरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे पंजाब का बजट। यकीनन जब बजट की बात होती है तो फिर ये आता है कि वहाँ पर किसान ज़्यादा है और किसान का बराह रास्त ताल्लुक ज़राअत से, और ज़राअत के महकमे को रिलीफ देना एक बहुत ज़रूरी बात है। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब आपको बताते हैं कि मोहम्मद शुएब कहाँ है, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि वो आज मेरे साथ नहीं है, आज स्टूडियो में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हसीन वादियों की सैर को चले गए हैं। हमने पिछले हफ्ते आपको खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर फ़ाल होने वाले पोर्ट से मुतालिक बताया था, खबर दी थी जनाब कि अब आप यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। बस ये खबर मिलना थी कि शुएब जो हैं वो कैसे घर बैठ सकते थे। बस शुएब पहुँच गए हैं यहाँ पर और जनाब उन्होंने वहाँ पर घूमना फिरना शुरू कर दिया है। वहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा है उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और उन्हीं के कैमरे की आंख से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग महक, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कैलाश वैली में, लेकिन सिर्फ कैलाश वैली की बात करने नहीं आया। केपी गवर्नमेंट, केपी टूरिज़्म डिपार्टमेंट जिस तरीके से मुख्तलिफ लोकेशंस में टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त बैकग्राउंड में खूबसूरत पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये खूबसूरत इलाका, ये खूबसूरत लोगों का इलाका, यहाँ पर हम आए हैं और पूरा हफ्ता हम आपको नया दिन के व्यूवर्स को दिखाएंगे कि खूबसूरत केपी, खूबसूरत पाकिस्तान और कैसे वेलकम कर रहे हैं हम टूरिस्ट को, क्योंकि अब लॉकडाउन में नरमी के बाद सबका रुख है टूरिस्ट स्पॉट्स की जाने पर, स्पेशली फॉर द फैमिलीज। टूरिज्म डिपार्टमेंट किस तरह के प्लान्स लेकर आ रहे हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे, वो सब हम इंटरनेशनल व्यूवर्स को दिखाएंगे। कोविड से नुकसान हुआ पाकिस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री का, लेकिन अब नहीं होगा, हमने इन्वेस्ट किया है इसमें। और जब हम आए हैं यहाँ पर कैलाश वैली में तो यहाँ के लोग जो हैं जिस तरह से वो वेलकम करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दिस लैंड हमारे साथ मौजूद है, शफाता। कैसी हैं आप? क्या बात है जी, क्या बात है जी, ये इनकी तरफ से खूबसूरत वेलकम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये जो खूबसूरत सा इलाका, खूबसूरत से लोग जी बड़ा खूबसूरत तरीके से करते हैं वेलकम। तो ये ईद तक हमने आपको मामलात दिखाने हैं यहाँ के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाकर। चलें एंजॉय करें और जैसे जैसे घूमेंगे फिरेंगे हमें भी सैर कराते रहेंगे। हम यहीं पे रहेंगे, आप घरों में मौजूद रहेंगे, लेकिन शुएब वहाँ पर होंगे, वहाँ के सयाहती मकामात की हम सैर करेंगे। जैसा कि शुएब ने भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहत के फ़रोग के लिए बहुत काम किया, जो कि एक अच्छी बात है। और एक और ख़बर हम आपको देते हैं कि महकमा सयाहत के ज़ेरे एहतमाम अब तक पेशावर, नरान, कलाम, स्वात, चित्राल, बहरीन और नथिया गली में 500 से ज़ायद अफराद को खुसूसी तरबियत दी जा रही है। इस तरबियत का मकसद सयाहत से वाबस्ता अफराद को कोरोना SOPs पर अमल दरामद का तरीक़ाकार सिखाना है। इस तरबियत के ज़रिए कोरोना का फैलाव रोकने और महफूज सयाहत के फ़रोग में मदद मिलेगी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा लतीफ़ुर रहमान साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं जिस तरह से काम हो रहा है, और काम होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती हर कोई देखना चाहता है। कोरोना के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत की बहाली पर महकमा सयाहत क्या क्या इक़दाम उठा रही है? जी, जब से कोरोना वायरस ने हमारे मुल्क में कदम जमाए हैं तब से महकमा सियाहत का शोबा जो है वो इससे काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है।
एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 के करीब लोग जो है सियाहत से के शोबे से वाबस्ता अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महकमे सियाहत ने मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो कदम वो ये था कि जितने भी होटल एंड रेस्टोरेंट्स थे उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और उनकी सालाना फ़ीस जो थी वो कोविड के नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए पिछले साल माली साल में माफ़ कर दी गई है। इसके अलावा इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स और जो टूर ऑपरेटर्स हैं इनको अपना कारोबार सेफ़ टूरिज़म के तहत चलाने के लिए वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया गया, जो कि पिछले साल जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उस पे भी इनेकाद किया गया, जबकि इस साल दोबारा जब कोविड लॉकडाउन ईद के बाद उठाया गया तो उसमें ये ट्रेनिंग सेशंस का इनेकाद किया गया। सही, ठीक। लतीफ़ साहब, मुझे ये भी बताएं कि सयाहती मकामात पर SOPs पर अमल दरामद के लिए तरबियती वर्कशॉप सूबे के किन किन मुख्तलिफ अजला में इस वक्त जारी है? ट्रेनिंग जो है वो 2 मरहलों में जारी है, जिसका पहला मरहला सवात और नारान में 31 मई से लेकर 5 जून तक हो चुका है। अब दूसरे मरहले में हम चित्राल, दीरपर, एबटाबाद और पेशावर में ये ट्रेनिंग्स फराम कर रहे हैं। सही, ठीक सर। ये जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स है ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इसी से मुतालिक मैं मज़ीद भी इसलिए जानना चाहूँगी ताकि लोगों को भी पता चले कि कितनी संजीदगी से इस चीज़ को लिया जा रहा है। मुझे भी बताइएगा कि किन शोबों से वाबस्ता अफराद को इस ट्रेनिंग में शामिल किया जा रहा है? ये ट्रेनिंग सेशन जो हैं ये सियाहत के शोबे से वाबस्ता अफराद, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हों या प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, ये उनके लिए मुनक्किद की जा रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में वो तमाम इदारे जिनका सियाहत के शोबे से बराह रास्त ताल्लुक़ है, जिसमें रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट और जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज और खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी के जो अफराद हैं वो इसमें शामिल हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर में होटल ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट्स और टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स इसमें शामिल हैं। ठीक, अच्छा सर, ये कदम तो उठा लिया कि तरबियत दी जा रही है ताकि आने वाले लोगों को वो आगे से सिखा सकें कि किस तरह से आपने कोविड से बचना है या SOPs पर कितनी हद तक अमल करना है। इस तरबियती वर्कशॉप से आपकी नज़र में कितना फ़ायदा होगा? इन वर्कशॉप का बड़ी हद तक फ़ायदा देखने में आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से सेफ़ टूरिज़म एक नई इस्तिलाह मुतारिफ़ हुई है और कोशिश इस बात की जा रही है कि जो सयाह हज़रात इन सयाहती मकामात का रुख करते हैं उनको सेफ़ टूरिज़म के तहत जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। अब इन ट्रेनिंग्स की बदौलत होटल मालिकान और रेस्टोरेंट मालिकान जो हैं वो इस बात पर अमल कर रहे हैं कि किस तरह वो जो SOPs और गाइडलाइंस हैं उनके अंदर रहते हुए सियाहों को सर्विसेज फराहम करें। ठीक है सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहूँगी कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से काइट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कुछ इससे मुतालिक भी हमारी आवाम जो है वो जानना चाहेगी, प्लीज़ रहनुमाई कीजिएगा। काइट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। बुनियादी मकसद इस प्रोजेक्ट का सूबे में टूरिज़म की डेवलपमेंट है और फैसिलिटेशन है। इनमें हम जो सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं वो इंटीग्रेटेड टूरिज़म जोन्स पर है, जिसमें नए सियाहती मकामात की फिजिबिलिटीज़ हैं और मास्टर प्लानिंग्स है और उनकी फिर डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन के मुख्तलिफ सब प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रेस्ट रूम्स इन इलाकों में प्रोवाइड करना, रेस्क्यू 1122 स्टेशंस प्रोवाइड करना और टूरिस्ट फैसिलिटेशन हब के नाम से हमने सूबे की पहली जो हेल्पलाइन है, टूरिज़म हेल्पलाइन 1422, उसको भी हमने इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इस्टेब्लिश किया है। इसके साथ साथ हम
आर्कियोलॉजी साइट पर जो मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। सर बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है ताकि पता चले कि काम क्या हो रहे हैं। और जब हम काम की बात करते हैं तो हमें ये भी कहा जाता है कि काम 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 और बस काम करें, क्योंकि काम ही है जिससे इंसान की पहचान होती है। जब किसी काम करने की लगन आपके अंदर पैदा हो जाती है तो फिर आपके अंदर हिम्मत पैदा होती है और फिर कोई भी मुश्किल अगर सामने आ जाती है तो वो मुश्किल नहीं रहती। एक मिसाल मैं आपके सामने बयान करूंगी, एक ऐसी मिसाल जो कि हमारे लिए मशअले राह है, जो कि हमारे लिए सबक है। लसबेला की तरफ मैं आपको लिए चलती हूँ, जहाँ की जमायती बलोच पोलियो से मुतासिरा ये हैं और तालीम हासिल करना इनके लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। ज़ाहिर सी बात है, जब आप इस तरह की किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो ना इर्द गिर्द के लोग आप पर तवज्जो देते हैं और फिर कोई ये कह देता है कि जी पढ़ लिख के क्या करना है, तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देती हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो पीछे नहीं हटी और तालीम हासिल करते करते जनाब आज उनका सफ़र यहाँ पर पहुँचा है कि अब वो तालीम लोगों को दे रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और देखें, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि तालीम हासिल करो और आगे से जब आप तालीम बच्चों तक या दूसरों तक अपनी तालीम पहुँचाते हैं तो ये एक ऐसा फ़र्ज़ है जो कि यकीनन आपके लिए आने वाले वक्त में और जो बच्चे हमारा फ्यूचर हैं उनके लिए बड़ी मिसालें, बड़ी हिम्मत और बड़ा सबक पैदा कर जाता है। और अब तो बेस्ट टीचर का अवार्ड भी वो अपने नाम कर चुकी हैं, जो कि उनकी हिम्मत को मज़ीद बढ़ा रहा है। हमारे कैमरामैन शाहिद बलोच ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़े इल्म की ताकत अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर इस दुनिया में भेजा। मेरा नाम जुमायती बलोच है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला लसबेला हबचो की केला के दारू होटल से है। बात को है कोई बेताब, मैं 2 साल की थी जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ। मैंने जब होश संभाला तो मैंने अपने आप को दोनों पैरों से माजूर पाया। अपने गांव में स्कूल स्टार्ट हुआ तो मेरा एडमिशन हो गया। फिर मैंने यही इसी गांव में प्राइमरी पास किया। प्राइमरी पास करने के बाद अब मुझे 5 किलोमीटर फासला जो है वो तय करके सेकेंडरी स्कूल जाना था, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं थी भी माजूर, तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेरे भाई ने फिर इस मसले का हल निकाला। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा और खुद लेकर आऊंगा। जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरे भाई की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया भाई का। परेशान हो गई कि अब क्या होगा, अब मेरी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू होगी, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, कैसे आगे जाऊंगी, कैसे कंप्लीट करूंगी सब कुछ। फिर मेरी मदर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मुझे कंधे पे लेके जाती थी स्कूल। बस ये सिलसिला चलता रहा। मैट्रिक हो गया, उसके बाद मैंने प्राइवेट इंटर पास किया। फिर मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ से मेरी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई कमज़ोर और मजबूर हस्ती चैलेंज तो था, लेकिन ये कि मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बल्कि तमाम घर वालों ने, मेरे फादर ने भी, तमाम लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। हाँ, चैलेंजेस भी आए, मसाइल भी आए, परेशानियाँ भी आई, लोगों की बातें भी सुनी इस दौरान। मुझे अवार्ड दिया गया 2016 में, दी हब इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी की जानिब से अवार्ड दिया गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। बेस्ट टीचर का अवार्ड था, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अवार्ड नहीं दिया था। तो जब 2017 में उन्होंने मेरे लिए अवार्ड चूज़ किया, उन्होंने मुझे अवार्ड के लिए बुलाया और अवार्ड दिया, तो वो मेरे लिए हद से ज़्यादा खुशी का मकाम था। फिर 2018 में मुझे नेशनल लेवल पे इस्लामाबाद में बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट की जानिब से। तो जब इन चीज़ों को, इन कामयाबियों को मैंने देखा, तब मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई इंसान मेहनत करे तो वो अपनी मंजिल पा लेता है। वो लोग जिन्होंने बातें बनाई थी मेरी पढ़ाई के ख़िलाफ़, मेरी चैलेंज किया था मेरी माजूरी को कि ये माजूर है तो ये कैसे जाएगी, ये कैसे पढ़ेगी, ये कैसे आगे बढ़ेगी, अब वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी जिसकी कोई हद नहीं।
कोई खुश है कोई मलूल, कोई खुश है कोई मलूल, और किसी की ढीली चूल, और किसी की ढीली चूल। एक से एक नया मजमून, एक से एक नया मजमून, चीख रहा है टेलीफोन। तो जनाब, अगर आप हिम्मत करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए। ये जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, मुझे लगता है जिस्मानी माजूरी कोई माजूरी नहीं होती, क्योंकि इस लड़की ने जो अपना सफ़र शुरू किया, फिर वो सफ़र ऐसे आगे बढ़ता रहा कि अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते रहे, कामयाबियों पे कामयाबियाँ मिलती रहीं। वो जो लोगों की बातें थी ना, वो वक्त के साथ साथ दफन होती रहीं। तो जिस्मानी माजूरी कोई माजूरी नहीं है, ज़हनी माजूरी मुझे लगता है सबसे बड़ी माजूरी है। तो अपने जहनों को बड़ा करें, अपनी सोच को बड़ा करें, ताकि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे स्पेशल लोग मौजूद हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा उनके अंदर हिम्मत हो, आपसे ज़्यादा उनके अंदर लगन हो, और आपसे ज़्यादा वो काबिल और होते हैं। क्योंकि ऐसी मिसालें हम जब भी आपको दिखाते हैं तो यकीन करें हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं, हमें खुद सबक मिलता है। और जब ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं तो ऐसे लोगों को बातें सुनाने के बजाय ज़रा अगर हम अपने जहनों को खंगाल लें, थोड़ा सा साफ़ कर लें, अपने जहनों की थोड़ी सी सफाई कर लें, जो कि बड़ा ज़रूरी है। घरों की सफाई करते हैं, ऐसे जहनों की सफाई भी करें, तो यकीनन हम ऐसे लोगों को बातें नहीं सुनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा आप अदालती कार्रवाई की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने बरसाती नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुतासरीन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इसी पर बात करेंगे। इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान, बताएगा दरख्वास्त मुस्तरद हुई, क्या वजह सामने आई? देखिए, मुतासरीन का ये कहना था कि उनके लीज मकानात हैं, चूँकि सिंध हुकूमत ने और KMC ने एक NDMA के ताउन से ऑपरेशन शुरू कर रखा है। बिलखुसूस कुजर और औरंगी नाला के जो अतराफ गैर कानूनी तामीरात हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है, और मकानात जो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं उससे मस्मार किया जा रहा है। ताहम मुतासरीन ने अपनी दरख्वास्त में ये कहा था कि ये जो ऑपरेशन है उसमें लीज मकानात भी तोड़े जा रहे हैं। हमारे पास तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, कानूनी दस्तावेजात हैं, और इस हवाले से KMC के वकील ने बताया कि इन दस्तावेजात की बुनियाद पर एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल और सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ दर्जनों दरख्वास्तों पर स्टे दिया है, और इस स्टे की वजह से हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। एडवोकेट जनरल ने बताया कि 1 जुलाई से बारिशों का आगाज हो जाएगा कराची में, और ये ऑपरेशन हमारा रुका हुआ है इन स्टेज के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि ये तमाम जो लीज है ये गैर कानूनी लीज है, और ये जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर लीज दे दी गई है, और इस बुनियाद पर हम ऑपरेशन नहीं रोक सकते। ताहम जो मुआवजे का हक है मुतासरीन का, वो उसका दावा कर सकते हैं। अपने मुतालिका दस्तावेजात लेकर हुकाम के पास जाएं और उन्हें प्रॉपर मुआवजा दिया जाए और मुतबादिल रहायश दी जाए। ताहम ऑपरेशन को रोकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मुतासरीन की मुस्तरद की हैं और हुकूमत को हिदायत की है कि वो ऑपरेशन जारी रखें। ठीक है इरफान, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते और इंतहाई अफसोस के साथ, क्योंकि मैंने जब ये खबर टेलीविज़न पे देखी है तो मेरा दिल बंद हो गया कि एक वो चीज़ जिसमें पाबंदी है, एक वो काम जो कि गैर कानूनी हो रहा है। और कुछ दिनों पहले तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक साहब बड़े ऐसे अंदाज में बात कर रहे थे कि उन्हें बड़ा फ़ख्र था, बड़े फ़ख्री अंदाज में कह रहे थे कि हमने पतंग उड़ा ली, हमने गुड्डी उड़ा ली, जो कि हम देख रहे हैं कि आजकल पंजाब में खुसूसन लाहौर में बहुत ज़्यादा है। लाहौर का ये वाक़या यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, गुज़श्ता 2 रोज़ से ये चल रहा है कि कटी पतंग की डोर ने 3.5 साल के बच्चे की ज़िंदगी काट दी है। मतलब आप ये देखें कि उसके घर वाले वालिदैन, मतलब क्या बीत रही होगी उन पे। खिज़र मुर्तज़ा जो है इस छोटे से बच्चे का नाम है, और वालिदैन के साथ ही नानी के घर गए थे, और जब वो वापस आ रहे थे तो कश्मीर घाटी जो कि लाहौर का एक बड़ा मशहूर इलाका है, वहाँ पर डोर उनकी गर्दन पर फिरी और बच्चा वहीं पर दम तोड़ गया। यकीनन धाती डोर इतनी तेज़ होती है कि बड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो फिर 3 साल का नन्ना बच्चा था। रियाज अहमद की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। कातिल डोर ने एक और जान ले ली। हंसते बसते घराने पर क़यामत टूट पड़ी। 3.5 साला खिज़र मुर्तज़ा ने वालिदैन के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। मेरे हाथों से निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा बच्चा। डोर फिरने का अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके मस्ती गेट में पेश आया। अवैस अपनी बीवी और 2 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ससुराल से वापस घर आ रहा था कि कश्मीर घाटी के करीब वालिद के आगे बैठे खिज़र की गर्दन पर डोर फिर गई। बच्चा वहीं गिरा और दम तोड़ गया। मेरी गोद चढ़ गई, अब मैं किसको कहूँ, मैं कहाँ से इसका कातिल तलाश करूँ। मेरे बच्चे की एक चीख निकली। खिज़र का वालिद गम की तस्वीर बना है, जिसने बेटे से नानी के घर से वापसी पर उसे आइसक्रीम खिलाने का वादा किया था। डोर जो थी वो इतनी तेज थी
कि वो बच्चे की जब गले पे लगी है तो उसने उसको खुद हाथ से झटकने की कोशिश की है, वो झटकने की कोशिश में उसकी उंगली कट गई है। रवां बरस डोर फिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए हैं। पुलिस की कार्रवाइयां सिर्फ दावों तक महदूद हैं। अभी तक डोर फिरने से हलाकत का कोई मुलजम पकड़ा नहीं जा सका। वालिदैन के इकलौते बेटे खिजर मुर्तजा को मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कैमरामैन जवाद याया के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर का ये वाक़या, और ये जनाब सिर्फ एक वाक़या नहीं है, हर साल कई वालिदैन अपने लखते जिगरों को इसी तरह से खो देते हैं। उनके सामने वो तड़पते रहते हैं। ये किसी का शौक़ पतंग उड़ाने का, गुड्डी उड़ाने का, ये किसी का शौक़, किसी के घर में कैसे सफ़े मातम बिछा गया, ये जब जब हम देखते हैं तो यकीन करें कि आंखों से आंसू थमते नहीं। क्योंकि ये 3 साल का नन्हा सा बच्चा जिसके वालिदैन, जिसकी बहन तड़प रही है, और ये जिनका बेटा है, मैंने इनकी रात को पोस्ट देखी तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में जो बात लिखी थी वो पढ़ के यकीनन ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अपने ही घर का कोई फ़र्द है। वो अपने बेटे को कहते हैं कि तुम कैसे हमें अकेला छोड़ के चले गए, कैसे अकेले कब्र में तुम सोगे, तुम्हें वालिदैन याद नहीं आएंगे। ये वो अपने बेटे से बातें करें और सोचें कि वो जो कि गुड्डी या ये पतंग उड़ा रहा था और जिसके हाथों ये हुआ है, क्या वो कभी पकड़ा जाएगा, पुलिस क्या उसको कभी ढूंढने में कामयाब होगी। क्योंकि ये कई वाक़यात होते हैं, कई बच्चे अपने वालिद के साए से महरूम हो जाते हैं, हस्ती बस्ती फैमिलीज उजड़ जाती हैं, किसी का बेटा या किसी का बाप या किसी का भाई इस डोर की नज़र होता है। हमने देखा है कि चंद लम्हे पहले मुस्कुराते घर से निकलने वाली ये जो खूनी डोर है, और जब इसका शिकार होते हैं तो वो जो घर मुस्कुरा रहा होता है ना, वहाँ पे सिर्फ आहो बुका होती है। और फिर जब जसद खाकी को दफनाया जाता है, जब उसको ले जाया जाता है, तो यकीन करें, और जब ये सुनते हैं हम कि डोर, क्या धाती डोर इतनी ख़तरनाक है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बच्चा ले गई तो दिल कांप जाता है। रवां साल अब तक पतंग की खूनी डोर 3 लोगों की सांसें छीन चुकी है, तकरीबन 10 अफराद को मौत के करीब पहुंचा चुकी है। ये वाक़या ऐसा है जिस पर हम जितनी बात करें उतनी कम है, क्योंकि पाबंदी आयद है पतंग उड़ाने पर। जब पाबंदी है तो किस तरह से पतंग उड़ाई जा रही है, पतंगबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पे लोग वीडियोस अपलोड कर देते हैं पतंगबाजी करते हुए, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान ने। जहांगीर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। पतंगबाजी पर पंजाब में हम देखते हैं कि पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद ये खूनी डोर फिरने के वाक़यात होते जा रहे हैं। ये किसकी गफलत है? इंतज़ामिया की, कानून नाफिज करने वालों की? कोई एक्शन नहीं लिया जाता, एक के बाद एक वाक़या हो जाना। किसकी झोली में या किसके हाथों पे माँ, बहनें, बेटियां अपने घर के प्यारों का लहू तलाश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। महक, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पतंगबाजी के मामले में हम किसी ज़िम्मेदार का तयन करने की कोशिश करें या किसी की गफलत साबित करने की कोशिश करें तो पूरी की पूरी सोसाइटी ज़िम्मेदार है, हम खुद ज़िम्मेदार हैं, हमारे वालिदैन, उसातिज़ा, मस्जिद के उलमाए कराम सब के सब ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि जिस घर की छत पर कोई बच्चा या कोई बड़ा पतंग उड़ा रहा है तो सबसे पहले उस घर के अफराद, उस बच्चे के वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको रोकें। क्योंकि जितनी कैंपेन्स चल चुकी हैं, हर बंदे के, हर इंसान के इल्म में ये बात आ चुकी है कि पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। हमारे शौक़ की तकमील के लिए किसी की जान जा सकती है, कई जानें जा चुकी हैं। इस साल 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या जो खिज़र हयात बच्चे का है, 3 साल का यह बच्चा है, इसके वालिदैन की तकलीफ़ जो है वो शायद हम अल्फाज में बयान या उसको महसूस उस तरह से नहीं कर सकते जिस कर्ब में अब ये फैमिली गुजर रही है। इस बच्चे से पहले एक केमिस्ट्री के टीचर जो है वो इचरा के करीब उनके गले पर इसी तरह से डोर फिरी। दयाल सिंह कॉलेज में वो पढ़ाते थे और अपना कॉलेज जाने के लिए वो रास्ते में थे कि उनके गले पर भी डोर फिर गई। वो वाक़या भी हुआ, उसके बाद ये बच्चे का वाक़या पेश आया। तो अभी तक जो बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुकदमात के इंदराज तक महदूद है। अब ये एक ऐसा जुर्म है, एक ऐसा घिनौना फेल है कि इसमें कातिल को डिटरमिन करना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इतने वसाइल ना पुलिस के पास हैं और ना ही इंतज़ामिया के पास हैं कि वो इस बात का तयन करे कि ये पतंग जो है वो किस इलाके में उड़ी, बिल्कुल। और जहांगीर, लेकिन पुलिस एक काम तो कर सकती है ना, पुलिस चेक एंड बैलेंस रख सकती है, जो कि पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, और इस पर पुलिस को अमल दरामद करना होगा। क्योंकि जब तक ये वाक़यात होते रहेंगे, माओ की गोदें उजड़ती रहेंगी। आलिया भाभी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उस्मान बसरा साहब भी हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। भाभी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे हमने देखा कि उस बच्चे के वालिद भी कह रहे थे कि तड़प तड़प के उसने मेरे हाथों में जान दे दी, मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, कुछ बन नहीं पा रहा था कि मैं किसी भी तरह अपने बेटे की, 3 साल का नन्हा बच्चा
कि वो किस तरह से जान बचाते। आप भी यकीनन जहांगीर की बात सुन रही होंगी। कानून नाफिज करवाने वाले इदारे अगर ऐसी गफलत की नींद सोते जाएंगे तो ये तो वाक़यात होते जाएंगे, और फिर ऐसे वाक़यात जिस पे आप किसी के हाथ पे अपना लहू नहीं तलाश कर सकते। क्या होगा फिर आगे जाके इस मुआशरे का? महक, ये पतंग कहीं तो बनती होगी, ये डोरी कहीं तो बनती होगी, और इतनी ताकतवर बनती होगी कि हमारे नौजवानों को, बच्चों को, इन सब को वो इस तरह से ख़त्म कर दे। तो अगर ये इस वक्त उस कातिल को नहीं ढूंढ पा रहे तो क्या ये उन जगहों को भी नहीं जानते जहाँ पतंग बनाई जाती है, डोरियाँ बनाई जाती हैं? और इस वक्त एक पतंग की बात करूँ, मुझे लगता है हमने अपने बच्चों को बहुत आसान हदफ ले लिया है, क्योंकि मैंने जब देखा कि कराची में जो एक शेर घर में पाला हुआ था और अपनी तस्कीन के लिए और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सोच के तहत वो उसको घर से बाहर ले आए थे और बच्चों को नुकसान हुआ था। मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्हें कुत्ते भिंभोड़ खा रहे हैं गलियों में, मैं उनकी बात करूं जिन बच्चों को हम इसलिए कत्ल कर देते हैं कि गुर्बत के नाम पे हम सोचते हैं हम उन्हें पाल नहीं सकते, जो वहां से बच्चे बच जाते हैं, उनके गलों पे इस तरह से डोर फिर जाती है और फिर हम कहते हैं कि हम किसी को पकड़ नहीं सकते, हम ट्वीट कर देते हैं, तरह तरह की हम चीजें देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सुनते हैं, इल्जामात एक दूसरे पे लग रहे होते हैं, लेकिन हम बचाते किसी को नहीं है। ये बच्चे कोई हमारा माल नहीं है कि हम जिस तरह चाहें इनको इस्तेमाल कर दें। ये अल्लाह की दी हुई अमानत है हमारे पास। हम अल्लाह को इस अमानत को जब वापस करना है हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ये माँ बाप किस कदर तकलीफ में है, इसमें माशरा, हुक्काम में बाला सब शामिल हैं। सबसे सवाल होगा, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि हमारी अपनी एक सोच कहाँ है कि इस अमानत के लिए हमने इसकी हिफाजत करनी है। और औलाद, बच्चे, ये वो होते हैं जिन्हें हम रोज रोज इनकी आबियारी करते हैं, रोज रोज हम इस पौधे को पानी देते हैं, तब ये तनावर दरख्त बनता है। हम इसको पनपने से पहले अभी उसने इस दुनिया में आके कुछ देखा ही नहीं, हमने उससे जिंदगी छीन ली, दुनिया छीन ली, फिर हम आने वाले बच्चों के लिए सोचते हैं कि हमारे मुल्क में आबादी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला का एक निजाम है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि वो जब नेमतें और रहमतें हमें देता है उसकी कदर कर लो। इतनी नाकदरी, बच्चों की इतनी नाकदरी कि आप उनको उनसे जीने का हक हर हवाले से छीन रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को महफूज करे और हमें वो दिल और वो सोच दे कि बताए उसको। और सबसे ज्यादा दुनिया में जो खतरनाक इंसान होता है, जो मैं समझती हूँ सोच के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो इंसान होता है जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जो इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना कमजोर होता है और मजलूम होता है, उसके साथ तो अल्लाह खड़ा हो जाता है। ये माँ बाप इस वक्त इंतहाई मजलूम है। बिल्कुल। और आलिया भाभी, वो तो सवाल कर रहे हैं ना कि हम किसके हाथों पे खून तलाश करें, किससे सवाल करें, किससे इंसाफ मांगे। बसरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जब इंसाफ की बात होती है तो प्लीज जरा मुझे समझा दें। पंजाब गवर्नमेंट, बुजदार साहब बैठे हैं, कारकर्दगी की अभी मैं आपसे बजट पे भी बात करी थी, आवाम के लिए बड़ी खुश आइंद बातें बजट में होंगी, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसपे बात करना बेहद जरूरी है। क्यों लाहौर में हमें आसमान इन पतंगों से पाक नहीं नजर आती? ये जो धाती डोरे होती हैं, क्यों इनके बनाने वालों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बुनियादी जिस पे जितनी मैं बात करूं, जिस पे मैं जितनी आवाज़ उठाऊं उतनी कम है। क्योंकि हम देखते हैं लाहौर में सेफ सिटी कैमरा का एक प्रोजेक्ट है, डॉल्फिन फोर्स है, वो हमें गलियों में गश्त करती नजर आती है। तो ये जो पतंगबाजियाँ होती हैं, इनको पकड़ते हुए हमें ये फोर्सेस क्यों नहीं नजर आती? देखिए महक, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से एक बात कर रहा हूँ कि ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मैंने कल इसकी फुटेज देखी और मैं तो एक चंद लम्हों से ज़्यादा उसको देख नहीं पाया हूँ। इसके में तो दुख तो हमें है ही, जितना भी इसका अफसोस किया जाए, कंडेम किया जाए कम है, लेकिन ये कंडेमनेशन में आप यहाँ बैठ के जो करेंगे, असल में हमें देखना ये है कि ये जो मामलात हैं, देखिए ये एक मुआशरती इस्लाह की ज़रूरत है इसके ऊपर। जैसे अभी जहांगीर ने आपको बताया, कवानीन तो मौजूद हैं। पंजाब पुलिस मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ पतंगबाजी का ये खूनी खेल बहुत से जब वालदैन की गोदें उजड़ रही हैं, जैसे ये बच्चे का मसला हुआ, तो बहुत से वालदैन के बच्चे ये पतंग उड़ा भी रहे हैं ना उनकी मौजूदगी में छत के ऊपर। तो हमें देखना कि उन वालिदैन के लिए क्या है फिर? वो कवानीन अमल दरामद उन पे करवाने वाले कहाँ बैठे हैं? मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर देता हूँ, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे जब पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, कोई शक नहीं कि पुलिस को इसके अंदर बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है ताकि इसको रोका जाए, लेकिन पुलिस बहुत सारा काम कर भी रही है। जैसे अभी ड्रोन कैमराज की मदद से, जैसे अभी आपने कहा कि तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? अब हमने ड्रोन कैमराज पुलिस को फैसिलिटेट किए हैं ताकि, क्योंकि ये छतों के ऊपर हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके ये कहाँ से पतंगबाजी हो रही है, नंबर 1। लेकिन मसला ये है महक कि ये सारी एक मेकअप चीज़ें हैं।
एक कानून के होते हुए भी जब उसकी इन्फोर्समेंट नहीं उस तरह हो पा रही, जैसे मंशियात के ऊपर नहीं हो पा रही, बहुत से घर उजड़े हैं उसके। अब ये एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके टेलीविजन के इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ मैं, जहांगीर, आप बैठे हैं, समाजी कारकुन भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, आलिया, हमें यहाँ पे वालिदैन से भी इल्तमास करनी है, हाथ जोड़ के इल्तमास करनी है कि आपके बच्चे जब छत के ऊपर जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब वो धाती डोर से पतंग उड़ाते हैं तो चले पुलिस की तो नेग्लिजेंस इसके अंदर है, वो तमाम लोग जो इसको रोक नहीं पा रहे। लेकिन बसरा साहब, ये आप कह रहे हैं ना कि चले पुलिस की तो गफलत है, ये चले पुलिस की गफलत पे ना रहना, ये जो माँ की गोद उजड़ गई है, ये इसको कौन जवाब देगा? किसके पास जाए वो सवाल लेके? और हमें क्या, आपकी नज़र में क्या बतौर शहरी हमें अपने समाजी रवैयों में क्या तब्दीली लाना होगी? ये मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि आप इस वक्त उस गवर्नमेंट का हिस्सा है जो गवर्नमेंट बड़ी तरक्की की और तब्दीली की बात करती है, लेकिन यहाँ तब्दीली नहीं है, यहाँ पे तो वाक़यात हो रहे हैं, रोकथाम कोई नहीं है। मैं आपको बड़ी दिल गिरफ्तगी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला जो हमारे हुकाम बाला हैं लाहौर के, मैं अभी जब आपसे ये बात करने से पहले मैंने कंसर्न लोगों को टेलीफोन भी किया है और मैं उनसे जाके मिलूंगा भी। लेकिन एक ग्रेटर पिक्चर के अंदर अगर हम इसको देखें, देखिए हुकूमत इसके अंदर जो कुछ कर रही है उससे ज़्यादा करेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हर शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की। और जब भी इस तरह के वाक़या होते हैं हम समझते हैं कि हमसे उस जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने में गफलत हुई है, लेकिन वहाँ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि मुआशरे के अंदर इस बिगाड़ की इस्लाह मुआशरती तौर पर लोगों को जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, सिर्फ पुलिस इसके अंदर उस तरह कारगर साबित नहीं हो सकती। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से सबसे इल्तमास करता हूँ जो वालिदैन सुन भी रहे हैं कि खुदारा एक माँ की गोद आज उजड़ी है, इतने खूबसूरत बच्चे को अल्लाह के हवाले करके आना ये बड़े ही मुश्किल काम है। ये मैं आपसे बात करते हुए मुझसे बात नहीं हो रही, मुझे पता है कि जब आप अपने बच्चों को इस छोटे से फूल को अल्लाह के हवाले करके आते हैं तो वो दिल गुर्दे की बात है ना बसरा साहब। ये आलिया भाभी, मैं इसी पे लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगी। जैसे हम समाजी रवैयों की बात करते हैं तो प्लीज आप भी जरा शहरी और वो माँ बाप जो कि अपने बच्चों को कह देते हैं ना बड़ी आसानी से कि जाएं छत पे जाके पतंग उड़ा लें, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम ताकि उनको समझ आ जाए कि उनका बच्चा जब पतंग उड़ाता है तो किसी के बच्चे की जान जा सकती है। हम अपने बच्चों को बढ़ते हुए यूं देखते हैं, ये वो बदनसीब माँ है, मजलूम माँ है जिसने अपने बच्चों को अगर इस साइज़ में, इस हालत में किसी कब्र में दफन कर दिया है, वो जब उसकी कब्र पे जाएगी वो कभी ग्रो नहीं करेगा, वो इतना ही रहेगा। हम अपने बच्चों को आसमानों पे चढ़ते हुए, आसमानों की बुलंदियों पे जाते हुए देखना चाहते हैं। ये वो माँ है जो उसको अपने बच्चे को सिर्फ जन्नत की बुलंदियों पर चढ़ते हुए देख सकेगी। खुदा के लिए सबके बच्चों को अपना ही बच्चा समझिए, दूसरे के दुख को अपना दुख समझिए। कोई भी माँ जो सुन रही है, मैं कहती हूँ उस वक्त ना हुकूमत बाला की तरफ देखिए। मैं अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बहुत तकलीफ से देख रही हूँ। मैं माँ हूँ, माँ को ही आवाज़ दे सकती हूँ, माँ को ही पुकार सकती हूँ। उसकी आवाज़ में, उसकी तरबियत में बहुत ताकत है। छोड़ दीजिए दुनिया की तरबियत को, अपनी औलाद की तरबियत अपने हाथों में ले लीजिए। वो जो अल्फाज है ना कि हमें बेहतरीन माएँ दे दो, हम तुम्हें बेहतरीन कौम दे देंगे, सारे हालात देखने के बाद मैं माँओं के पास इल्तमास करती हूँ, अपने बच्चों को समेटिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, मोबाइल फ़ोन छोड़ दीजिए, अपनी तफरीहात सब छोड़ के अपने बच्चों की तरफ पलट आइए। क्योंकि मुझे इस वक्त लगता है कि अल्लाह और अल्लाह के बाद माँ वो जाहिर एक वाहिद हस्ती इस दुनिया में है जो हमारे कौम के बच्चों को बेहतर कर सकती है और हमारी कौम के मुस्तकबिल को बचा सकती है। पल पल इनकी आप यारी कीजिए। हमें एक बेहतर कौम की, बेहतर बड़ों की ज़रूरत है और ये बड़े हमें इन बच्चों से ही मिलेंगे, क्योंकि सब बड़ों से तो मुझे बहुत सारी तकलीफ पहुँच रही हैं। इन बच्चों को बेहतरीन तरीके से परवान चढ़ाइए। और ये घर की जो जिम्मेदारी है ना, ये यकीनन माँ पे होती है कि बच्चे पे नज़र रखे। जो चीज़ पाबंदी में आती है प्लीज़ अपने बच्चों को वो काम ना करने दे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद था उसका बेहद शुक्रिया। बतौर एक इंसान बहरी हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों को अगर कोई तफरीह का सामान दे रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि किसी के लिए ये नुकसान तो नहीं है, या आपका बच्चा अगर कोई ऐसा कदम उठा रहा है जिससे किसी की जान जा सकती है तो आप उसको मारें, डांटें किसी भी तरीके से, लेकिन रोके ज़रूर। और ये जैसे भाभी भी कह रही थी कि ये घर की माओं की जिम्मेदारी है, घर के बड़ों की जिम्मेदारी है, बताएं कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा बात कर लेते हैं सेहत की।
हेल्थ की, जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जब मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को लगेगा लह के गल हुई, सुबह कुछ खाओ या ना खाओ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब, फ़र्क बिल्कुल पड़ता है। जब आप गैर सेहत बख्श खुराकें खाते हैं तो इससे जहनी दबाव भी बढ़ता है। और जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते, अगर आप मेरी तरह के नाश्ता नहीं करें, फ़ौरन से भाग गए दफ्तर, तो ज़्यादा नुकसान होता है। और जब आप ज़्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं तो जहन को भी नुकसान पहुँचता है, जहनी सेहत भी मुतासर होती है। और जनाब फिर हमारा सवाल ये होता है कि क्या हर वो शख्स परेशान रहता है जो जिसकी ये रूटीन होती है, जो कि नाश्ता नहीं करता, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है? ये मैंने नहीं कहा है, ये जनाब कह रही है न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी की तहकीक के अगर ऐसा होता है तो ज़्यादा कौन परेशानी में मुब्तला होता है? ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो खुराक होती है वो अच्छी नहीं होती, यानी गैर सेहत बख्श खुराक होती है। फास्ट फूड ज़्यादा खाती हैं, जब दिल करता है बर्गर्स ऑर्डर कर देती हैं, सैंडविचेस मंगा लेती हैं या जब दिल करता है खाली पेट जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। ये भी नुकसान पहुंचता है, मर्दों को कम पहुंचता है, ख़वातीन को ज़्यादा पहुंचता है। ये समझ में नहीं आया कि मर्दों को कम क्यों पहुंचता है। सोनिया लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जनाब वैसे ये सोनिया चक्कर क्या है, ये मर्दों को कम पहुंचता है, ख़वातीन को ज़्यादा पहुंचता है? पहले तो ये वेरी गुड मॉर्निंग। और क्या टॉपिक आपने चूज हाँ ना, कि देखें मतलब यहाँ पर भी तफरीक के ख़वातीन को ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। सिर्फ तनाज़ुक कहा गया है ना ख़वातीन को। देखें सवाल का जवाब मिल गया। ऐसे ही अच्छा, मैं सवाल का जवाब देने लगी थी, मैंने कहा फिर आप मुझे कहेंगे आप वहाँ आ जाए। आज मुझे अकेले सीट संभाल लिया, हमने मुझे जवाब दे दिया। अच्छा, ये जो ज़्यादा ख़वातीन करती हैं, मैं भी ये करती हूँ कि सुबह नाश्ता नहीं करती, उठती हूँ, पानी पीती हूँ, दफ्तर आ जाती हूँ, काम शाम किया, फिर 11-12 बजे अच्छा कुछ खा लिया, या नहीं दिल किया तो नहीं खाया, 2-3 बजे फिर खा लिया। इतना लंबा गैप, और उसके बाद फिर डायरेक्ट खा लेना, और वो भी कुछ हैवी चीज़ खाने का दिल करता है, पराठा खा लिया, बर्गर ऑर्डर कर लिया, सैंडविचेस खा लिए, नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। देखें, आपका जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है ना, अगर हम उसको उसी के अकॉर्डिंगली चलें तो ही हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे होते हैं। इस तरह से अगर आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही उनको जो स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही हैं जिनको स्टमक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है? उसके 2 मेन रीज़न्स हैं बेसिकली। एक तो ये कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से स्टमक अपसेट होता है। दूसरी चीज़ यही जो आपने रूटीन बताई खाने पीने के हवाले से, अजीब रूटीन जब हो, हमें 5 बार खाना है। अच्छा, 5 बार, लेकिन वो पोर्शंस में खाना होता है। हमें ये नहीं कि सुबह उठे एक अंडा पराठा खाया, दोपहर को चलो ये खा लेते हैं, शाम में स्नैक्स में ये खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, ऐसा नहीं। वो 5 बार जो है पोर्शंस में खाना है और बहुत हेल्दी खाना है। अच्छा, अमूमन ये कहते हैं कि अगर आप लंच कर रहे हैं तो आप वो सैलेड खा लें, आप प्रॉपर लंच ना करें। देखिए, सैलेड रोटी ना खाएं। हाँ, रोटी थोड़ा अवॉइड करें। अगर आपको दिन में रोटी आपने खाई है तो फिर रात में अवॉइड कीजिए। आप राइस और रोटी को लाइक इस तरह, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा टेबल पे दोनों डिशेस अवेलेबल होती हैं। हम राइस भी लेते हैं और हम रोटी भी खा लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप बैलेंस रखें, एक चीज़ चूज कीजिए। शाम को जो है वो दूसरा ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं इजीली, ताकि आपके पास भी थोड़ी सी चॉइसेस मौजूद हों। दूसरी, जो जहाँ तक आपने सैलेड का सवाल किया, सैलेड को खाली सैलेड नहीं होता, उसके अंदर थोड़े फ्रूट्स भी शामिल होते हैं। उसके अंदर ग्रिल्ड चिकन भी आप शामिल कर सकते हैं, उसके अंदर आप बीफ भी शामिल कर सकते हैं। वाली बात है ना, नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट है ना, प्रोटीन का भी तो आपको इंटेक ज़रूरी है ना। सो देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा हर उसमें डाला है। सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिनरल्स, कुछ वाइटामिन हैं जो किसी सब्ज़ी में ज़्यादा हैं, किसी फल में ज़्यादा हैं, गोश्त में प्रोटीन बहुत हाई होता है। सो हमें अकॉर्डिंगली मैनेज करना आना चाहिए, बात सारी ये है। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि सुबह नाश्ता उन्होंने किया बिल्कुल लाइट सा, मतलब आप बिल्कुल उठे हैं और आपने खाली स्टमक है आपका, आपने फ़ौरन से चाय पी ली, या कुछ ख़वातीन जो कि डाइट की बड़ी शौकीन होती है वो ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं। ये मेरी माँ ही कहती है कि भाई ये बड़ा नुकसानदेह है, तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ज़रा अगर ये वाकई ऐसा है तो बिल्कुल। देखिए, एक तो कैफ़ीन होती है। देखिए, चाय जो होती है ना, वो कैफ़ीन फिर भी माइल्ड हो जाती है, उसमें दूध वगैरह ऐड हो जाता है और वो बहुत कम क्वांटिटी में होती है। जब वो ब्लैक कॉफ़ी की सूरत में आती है तो वो ज़रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ब्लैक कॉफ़ी है उसके अंदर कैफ़ीन की क्वांटिटी या मिकदार कह लें वो एज़ कम्पेयर टू टी ज़्यादा होती है, कॉन्सेंट्रेटेड कह लें आप, ये ज़रा ज़्यादा होती है। सो ब्लैक कॉफ़ी का इंटेक खाली पेट, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक आ रहा है तो आप एक हैंडफुल ऐसे नट्स ले सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग सुबह सुबह, जो लोग भी ऑफिस जाने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एक्टिव रहने के लिए भी कैफ़ीन लेना पसंद करते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो आप थोड़े से बादाम, 5 वॉलनट्स, अखरोट, 5 किशमिश, इस तरह एक छोटा सा कॉम्बो बना लीजिए मिक्स ड्राई फ्रूट्स का, और वो उसके साथ ले लें।
आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब कॉम्बिनेशन में ली जाती हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करती हैं बजाय नुकसान देने के। हाँ अच्छा सोनिया, एक लास्ट में मैं सवाल भी पूछना चाहूँगी। अम्माएं जो होती है ना घर में कहती है कि रोटी खाओ रोटी खाओ रोटी खाओ, यानी रोटी में ही क्या सारी ताकत है? जैसे आपने कहा कि अगर चावल है या रोटी है आपकी टेबल पे तो आप बैलेंस कर लें, या चावल ले लें या रोटी ले लें, लेकिन प्रेफर किसको ज़्यादा करें, चावलों को या फिर रोटी को? देखिए दोनों चीज़ों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपका जो क्वांटिटी है ना, एक तो वो डिपेंड करती है। लाइक आप एक तो रात को कोशिश कीजिए कि लाइट मील लें, दिन में आप रोटी खा लें, रात को अगर आपको रोटी खानी है तो आप आधी रोटी खा लें, उसमें आप सैलेड नहारी खाते हैं जैसे आपने कल खाई है। जैसे मैंने आपको बताया आई हैड नहारी लास्ट नाइट, तो मुझे पता है कि जी नान मुझे पूरा नहीं खाना, मैंने आधा नान के साथ नहारी खाई है। बीफ को मैंने ज़्यादा शामिल किया अपने खाने में, सैलेड को ज़्यादा शामिल किया, दही को थोड़ा शामिल किया, प्लेटर अपना अच्छा सा बना लिया। ये मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई कि जी मैंने खा लिया। और मॉर्निंग में आगाही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आवाम के कहते हैं नहारी खाने गई ना तो बस 2 नाम तो कहीं नहीं गए। बिल्कुल, हमें ना हर चीज़ को एक ख़ास मिकदार में रखना चाहिए। देखिए अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप बार बार नहारी खाएं, बजाय इसके कि डॉक्टर आके आपको एक फुल स्टॉप लगा दे, जी अब तो आपका इतने आप नहीं खा सकते, या बिरयानी है इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते। उससे कहीं बेहतर होगा कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, उस चीज़ को एक ख़ास क्वांटिटी में खाएं जितनी क्वांटिटी आपके फिगर को या आपकी फिजिक को रिक्वायर्ड है। ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। आपका जो डाइट प्लान होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपकी कैलोरीज आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, आपकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल डिफरेंट होंगी, मेरी बिल्कुल फ़र्क होंगी। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो हर इंसान को अपने बारे में पता होता है। ऐसा ही है। अच्छा बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो कि सुबह आते हैं, घर से नाश्ता नहीं करते, दफ्तर पहुंचे, सिगरेट भी पी, साथ साथ चाय भी पी, ये ज़्यादा खतरनाक होता है? सिगरेट तो देखिए वैसे ही ख़तरनाक है, ऊपर से चाय खाली पेट वो भी ख़तरनाक। 2 ख़तरनाक काम एक साथ, तो आप सोचिए क्या तबाहियाँ होंगी। ये हमारे यहाँ ना पता है डेली बेसिस पे ये हैमरिंग करने चाहिए लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कि भाई ऐसे नहीं करो, क्योंकि कभी ना कभी तो जाके वो बात टच करेगी आपके दिल को, कभी ना कभी तो आपको समझ आएगी, कभी ना कभी तो समझ आएगी। बातें होती हैं बिल्कुल, ये ऐसे ही नहीं की जाती। ऑब्वियसली ये इनका कोई ना कोई रीज़न होता है, वरना हम सुबह सुबह इतना तैयार श्यार होकर आपके लिए बैठे होते हैं, सारा लेक्चर देने के लिए बैठे होते हैं ना कि भाई प्लीज कुछ खा लें, लेकिन हेल्दी खाएं। हेल्दी खाएं। बहुत सारे लोगों का फोकस होता है फास्ट फूड ही खा लिया, घर से नहीं कुछ खाया तो चलो बर्गर ऑर्डर कर लिया। बल्कि मैं आपको एक और बात भी बताऊं, आपके रोटी वाली बात से मुझे याद आया कि जब डिलीवरीज होती हैं ख़वातीन की, तब भी गंदम के ऊपर ही खाली जोर दिया जाता है। क्यों भाई, बाकी भी तो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो कि और बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। गोश्त खाना ज़रूर, मतलब आप ना मैं ये बात मैं सबके लिए कहूँगी कि किसी एक चीज़ पर फोकस ना करें। सब चीज़ें खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं, पोर्शंस में डाइट लें आप, और बस हेल्दी। तो भैया आप अपना डाइट प्लान बनाएं जो बेहद ज़रूरी है, और जब आप डाइट प्लान बना लेंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बड़ी सुधर जाएगी, आप भी सुधर जाएंगे। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।